हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया, घर में सभी लोग अच्छे से, मैं भी यहाँ पर मजे में। बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आज हम लोग पहले स्टार्टिंग में बात करेंगे कि आखिर ये पेपर क्या है, क्यों आया, कैसे बना, इसका कुछ बेसिक समझेंगे। हम लोग क्लास में पढ़ाई किस तरीके से करेंगे वो सारा का सारा हमारा डिस्कशन होगा। तो आज की क्लास में आपको अभी कुछ लिखना नहीं होगा, बस आराम से चीज़ों को समझना है। बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज कि भाई हमारे पास पेपर क्या है। तो पेपर आपके पास में ग्रुप टू के अंदर जो आपका थर्ड पेपर है, दोनों ग्रुप में तीन तीन पेपर है आपके पास। जो थर्ड पेपर है वो है आपके पास एफएम एंड एसएम। एफएम आपके पास 50 मार्क्स का हो गया। वो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है, रेयरली थ्योरी उसमें आती है। 15 मार्क्स के एमसीक्यू बनेंगे, वो भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बनेंगे, और 35 मार्क्स के कॉर न्यूमेरिकल। एसएम आपके पास में 50 मार्क्स का पेपर है। ये 50 मार्क्स का पेपर थ्योरी है, लेकिन पूरा का पूरा आपके पास में प्रैक्टिकल से लिंक होगा, यानी कि इसमें न्यूमेरिक फिगर्स तो नहीं होंगी, लेकिन बातें बातें सारी की सारी प्रैक्टिकली चलेंगी। तो ये 50 मार्क्स का पेपर है, दिखने में थ्योरी लगेगा, है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। ये पेपर पूरे सीए इंटर का सबसे इजी पेपर है, इजीएस्ट पेपर। समझने में बहुत आसान, एग्जाम में स्कोर करने में बहुत आसान। 50 मार्क्स आपको अगर आप लेके चलते हैं तो 40-45 बहुत इजीली सिर्फ इसी पोर्शन से आप स्कोर कर सकते हैं। ये पेपर क्या है, कैसे हमारे पास आया, उस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, हुआ क्या बेसिकली, अगर आप देखें, हमारी जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी किसी भी कंपनी को आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने में सबसे पहले किसके साइन चाहिए? एक सीए के साइन चाहिए। इसके बाद में जब कंपनी चलती रहती है तो हर साल ऑडिट होते हैं, स्टैट ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है। वहां सब जगह पे किसके साइन चाहिए? एक सीए के साइन चाहिए। किसकी एडवाइस चाहिए? एक सीए की एडवाइस चाहिए। एक एक्सपर्टीज जो मिलेगा वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही आपको बिजनेस चलाने में मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भगवान ना करे कि कोई कंपनी अगर लिक्विडेट भी हो रही है, कल को बंद भी हो रही है, तो लिक्विडेशन भी सीए के साइन के साथ ही होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं एक कंपनी की, एक बिजनेस की जो कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से चल रहा है, तो कंपनी की स्टार्टिंग सीए के साइन के बिना नहीं होती। कंपनी का रनिंग पीरियड, रनिंग लाइफ, वो भी सीए के साइन के बिना नहीं है। और कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है उसका, तो भी सीए के साइन के साथ होगी। तो इसका मतलब सीए का तो बहुत मेजर रोल है। बिजनेस स्टार्ट होने पर सीए के साइन चाहिए, रनिंग में सीए के साइन चाहिए, इवन कंपनी लोग के अंदर जो एमसीए के अंदर फॉर्म्स जाते हैं वहां पर भी सीए के मल्टीपल जगह पे साइन चाहिए। जबकि सीए को कंपनी लोग का एक्सपर्ट नहीं माना जाता, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी है, लेकिन तब भी बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स में सीए के साइन चाहिए जहां जहां एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो यहां पर हमारे पास स्टैट ऑडिट हो, टैक्स ऑडिट हो, कोई भी चीज आपकी कंपनी की चल रही है, वो सारे के सारे साइन सीए के जाएंगे। टैक्सेशन के अंदर कंसल्टेंसी, हम किस तरह से टैक्स प्लानिंग करें, हम किस तरीके से जीएसटी में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। एवेजन की बात नहीं हो रही, टैक्स प्लानिंग की बात हो रही है। तो हमें अपनी कंपनी के अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, हमें फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, क्या हमें किसी बिजनेस का एक्विजिशन करने में फायदा है या नुकसान है, वो कैपिटल बस्टिंग आपको बताता है। तो इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट तो एक सीए है। इसके बाद में कंपनी लिक्विडेट होती है, वहां पर भी सीए ही है। तो भाई इसका मतलब कंपनी स्टार्ट होने से एंड होने तक सीए का रोल हमेशा बना रहता है। ठीक है जी। तो सीए का सब जगह पे रोल है। अब हमारे पास क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि आखिर बिजनेस मॉडल किस तरह से चल रहा है। ये देखिए, कंपनी की अगर मैं आईआरकी की बात करूं, तो कंपनी के टॉप लेवल पर कौन लोग बैठे हुए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, कंपनी के सीईओ हैं, और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं जो हाईली एक्सपर्ट हैं। उसके नीचे कंपनी में फिर आते हैं फंक्शंस। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं आईआरकी के अंदर, तो भाई एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है भाई मार्केटिंग। चलो जी, ये मार्केटिंग का हेड देखेगा। इसके बाद में दूसरा जी आ गया आपके पास में, मार्केटिंग के बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलो जी, एक आ गया प्रोडक्शन। ओके। इसी तरीके से एक आता है फाइनेंस। इस फाइनेंस के अंदर अकाउंटिंग जो देखनी है, जो टैक्सेशन देखना है,
ऑडिट्स वगैरह इंटरनल वो सब इस फाइनेंस के अंदर रहेंगे। इस फाइनेंस को देखने वाले हेड को बोला जाता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब यहां पर जो ये अकाउंट, टैक्सेशन और ऑडिटिंग देखते हैं, एक हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहां पर हजारों करोड़ का टर्नओवर घूम रहा है, तो यहां पर एक अकाउंट को देखने वाला ऑफिसर होगा, वो भी सीए होगा, टैक्सेशन को देखने के लिए सीए होगा, ऑडिटिंग के लिए सीए होगा, फिर इनके यहां पर ये भी सब सीए बैठे होते हैं यहां पर, और इसके बाद में इनके नीचे मल्टीपल स्टाफ होते हैं। वो अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से, टैक्स से रिलेटेड, वो सीए भी हो सकते हैं, अदर देन सीए भी। एक कंपनी में 50 से 100 सीए के आसपास बड़ी कंपनी में आराम से खपे होते हैं। तो क्या चीज देखने में आई कि भाई कंपनी की जो शुरुआत हो रही है, वो कंपनी की शुरुआत में सीए के साइन है, रनिंग लाइफ में सीए की हर जगह कंसल्टेंसी है, लिक्विडेशन में सीए की हर जगह कंसल्टेंसी है। लेकिन 2000 जब स्टार्ट हुआ था, तो 2000 के स्टार्टिंग में जो एमबीए है, एमबीए का बहुत बूम आया, और बहुत बूम आने के बाद में ये देखा गया कि जैसे आईआईएम अहमदाबाद से आप निकल रहे हो, किसी अच्छे बिजनेस स्कूल से निकल रहे हो, किसी अच्छे कॉमर्स स्कूल से भी आप बिजनेस स्कूल से निकल कर आते हो, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर प्रेफरेंस मिल रहा है कंपनी की प्लानिंग करने के लिए, कंपनी की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, कंपनी को मार्केट में किस तरह से उतरना चाहिए, किस तरीके से प्ले करना चाहिए, किस तरीके से हम कंपटीशन के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए सीए को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। रीजन क्या? भाई आप तो अकाउंट के एक्सपर्ट हो, आप अकाउंटिंग देखिए, आप तो टैक्सेशन के एक्सपर्ट हो, आप टैक्सेशन देखिए, जो कंपनी का इंटरनल ऑडिट है आप वो सब चीजें देखिए, फाइनेंस का अरेंजमेंट करिए, ये सब काम आप करिए। लेकिन कंपनी को बिजनेस कैसे चलाना है, कंपनी का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, आप उसमें कंप्लाइंस वाले हिस्सों को जानते हैं, आप अकाउंटिंग जानते हैं, फाइनेंस जानते हैं, पैसा मंगवाने लगवाने जानते हैं, कई सारी कैलकुलेशंस आपसे करवाई जाती हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए आप छोड़िए, आप एमबीए वगैरह को ये सब काम करने दीजिए, वो इस चीज के एक्सपर्ट हैं। यहां पर आईसीआई को फील हुआ कि एक कमी आ रही है। कमी क्या आ रही थी मैं बताता हूं आपको। सीए जब एक्सपीरियंस के साथ थोड़े टाइम के बाद, जैसे आप एफसीए बन जाते हैं, 5 साल पे बंदा एफसीए हो जाता है, तो जब आप एफसीए हो जाते हैं तो ये वाली पोजीशन आपके पास आ जाती है, अच्छी पोजीशन है, यहां पर अच्छे पैकेज होते हैं। इसके बाद में और एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप सीएफओ की पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन सीएफओ की पोजीशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर, या वैसे नॉर्मल डायरेक्टर होल टाइम हो या टेम्पररी हो, और सीईओ की पोजीशन, ये सीए बहुत लिमिटेड गेन कर पा रहे थे, बहुत लिमिटेड सीए। उसका रीजन क्या था? कुछ सीए ऐसे थे जो बिजनेस के अंदर जाकर कंपनी के बिजनेस को समझ रहे थे, उसकी स्ट्रेटजी को समझ रहे थे, जो खुद से समझ रहे थे, और उनके अंदर स्किल्स थे, वो तो ऊपर पहुंच गए। जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचते हैं, आपकी सैलरी, प्रमोशन, सब कुछ बिल्कुल अलग ही लेवल का हो जाता है। यानी यहां पर आपको मिल रहा है अगर एनुअल पैकेज 1 करोड़, वहां पहुंचते ही आपका पैकेज 10, 20, 50, 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर बहुत बड़ी कंपनी की बात की जाए तो गूगल के सीईओ हमारे सुंदर पिचाई जी, स्टार्टिंग 500 करोड़ से हुई थी, इस टाइम 3000 करोड़ पे ओवरऑल पहुंच गए हैं, सब कुछ इंसेंटिव वगैरह सब मिलाकर। तो यहां पर कितने भी करोड़ का पैकेज हो सकता है, कितने भी पैसे हो सकते हैं। और दूसरी चीज, क्यों एक सीए, इतना कॉम्पिटेंसी का कोर्स, इतना एक्सपर्ट बंदा जिसे हर चीज की नॉलेज है, जो इतना हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट है, वो उस पोजीशन को डिजर्व करता है पर पहुंच नहीं रहा था। तो बहुत लिमिटेड सीए यहां पर पहुंच रहे थे क्योंकि उनको बिजनेस का आइडिया नहीं था। तो आईसीआई को भी फील हुआ कि हम लोग फाइनेंस को अच्छे से जानते हैं, हम लोग टैक्सेशन को जानते हैं, हम लोग लॉ को जानते हैं, हमें कॉस्टिंग निकालनी आती है, हमें सब कुछ करना आता है, लेकिन हम एक मैनेजमेंट लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। तो इस गैप को खत्म करने के लिए पेपर लाया गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपके पास पेपर आया, बहुत ही सिंपल पेपर है, बहुत ही आसान। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपके पास पेपर आया वो 2006 में सिलेबस चेंज हुआ था, वहां पर आपके पास आ गया। पहले चलता था सीए इंटरमीडिएट, 2006 से आया पीसीसी, पीसीसी के बाद में फिर आया आईपीसीसी, उसके बाद में फिर सीए इंटरमीडिएट दोबारा से आ गया। तो 2006 से पेपर इंटैक्ट है, पहले ईआईएस के साथ था, फिर वो ईआईएस हट गया, एफएम के साथ में आ गया। तो यहां पर हमारे पास इस पेपर का आना, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये पेपर हमारे सिलेबस में आया ही क्यों है। पेपर का लेवल कैसा है? अगर मैं पेपर के लेवल की बात करता हूं, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा आसान है। इसके अंदर की थ्योरी है, थ्योरी बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्लास के अंदर इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं आराम से बिल्कुल बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से। दूसरी एक चीज मैं आपको बुक दिखाता हूं, बुक किस तरीके से हमारे पास बनी हुई है।
मैंने जो बुक को बनाया है ये स्टडी मटेरियल से सारा जितना कंटेंट है मैंने उठा लिया है, और स्टडी मटेरियल से कंटेंट उठाने के बाद टॉपिक वाइज इसको सेपरेट कर दिया है। इसके बाद में इसमें जो भी ऐसी टर्म्स हैं जिन टर्म्स को पढ़ के हम लास्ट में रिवीजन कर सकें, और जो टर्म्स वर्थ रखती हैं, जिन शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए, वो यहाँ पर मेरे पास मैंने हाईलाइट कर दिए सारे। तो पूरी बुक आपको ऐसे ही मिलेगी। हर कंसेप्ट के बाद जैसे एक टॉपिक हमारा खत्म होगा तो मैंने टॉपिक वाइज बांटा है। तो जैसे हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसमें 9 टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज बांटा कि भाई मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया, ठीक है जी, उसके बारे में बात। इसके बाद में यहाँ पर मैंने जगह दी है जिसमें अगर हमें कुछ लगता है अपने याद करने के लिए कि हाँ ये वाला पॉइंट था वो लिख लेते हैं, या शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ थी वो लिख लेते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे लिखना है, वो हम बुक के अंदर ही लिखेंगे। तो क्या सर हमें बुक के अलावा और कुछ नहीं बनाना, बताएंगे। फिर इसके बाद में जैसे कंसेप्ट ऑफ स्टडी ऐसे टॉपिक वाइज बांट दिया है, जहां पर जो भी हेड आपके आते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बुक चलेगी। जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे कि भाई हाँ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू के बाद में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी टाइप, ये सारे केस स्टडी मैं पढ़ के आपको साथ के साथ समझाऊंगा ए टू जेड। और उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं देखकर आपको समझा दूंगा। तो आपको एक नोटबुक बनानी होगी साथ के साथ। उसमें आप क्या करेंगे, जब पूरा चैप्टर हमारा चलेगा तो पूरा चैप्टर पढ़ते हुए आपको उसमें कुछ नोट नहीं करना। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरा खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा, जैसे हमेशा बताता हूं, एक बार पूरा रिवीजन करके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और ये केस स्टडीज के आंसर हमें लिखने हैं, जिससे हमारी प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी कंसेप्ट समझाया, आज जैसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर स्ट्रेटजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, आज मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कंसेप्ट बताकर और आपको बोल दूं कि आप घर से पढ़ लो। होता क्या है, जब हम घर से रीड करते हैं, मैं आपके साथ में पढ़ के आपको समझाता चलूंगा, पहले टॉपिक अलग से समझाऊंगा मैं, उसके बाद में फिर हम इसको रीड करेंगे पूरा समझने के बाद। तो अगर मैं आपको ये दे दूंगा कि भैया आप घर से पढ़ लो, रीड कर लो, तो वहां पर क्या होता है, कई सारी लाइंस की ना इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट गलत पढ़ लेता है। दूसरा, अगर मैंने आपके साथ यहाँ पर एक बार आपको पढ़वा दिया, पूरा क्लियर कर दिया एक एक चीज, तो आप जब घर पे रिवीजन करेंगे ना, तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है कि अरे अभी तो सर ने पढ़ाया था, पूरा ही तो पढ़ के आए हैं, एक बार रिवाइज ही तो करना है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। और हमारी क्लासेज का एक ही सीधा सा रूल रहता है कि हमारे बनाना है पेपर को आसान। ये पेपर खुद ही आसान है। अब बताइए, आसान को आसान बना दे तो हो जाएगा बहुत आसान। हाँ जी। अब हमारे पास जरा देखिए, मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा, कुछ केस स्टडी डिस्कस करते हैं हम एक दो तीन, जिससे हमारे को आइडिया लगेगा कि आखिर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर चलेगा क्या। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, देखिए स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी बात होती है, एक प्लानिंग करना। तो यहां पर हम इस सब्जेक्ट के अंदर सीखेंगे कि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आप प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, उसे एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास इन्होंने 5 चैप्टर बनाए हैं। सबसे पहला जो इन्होंने चैप्टर बनाया है वो बनाया है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बेसिक चीजें चलेंगी, हम आज वही बेसिक चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड इन्होंने जो बनाया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले मुझे आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आइडिया देना होगा। देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, एक बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा, प्रमोटर एक आइडिया लेके आएगा। प्रमोटर जब एक आइडिया लेके आता है तो वो आइडिया बेसिकली एक सोच होती है, उसके दिमाग में कोई बात होती है कि वो कंपनी क्या सोच के स्टार्ट कर रहा है, या कोई भी बिजनेस सेटअप कैसे करके स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले हमारे पास में ग्रोफर्स था। ग्रोफर्स का एक आइडिया ये था कि घर बैठे हमारे पास सारा सामान आ जाए। फिर उसका नाम ब्लिंकिट हो गया, अब ब्लिंकिट के नाम से चल रहा है। तो आइडिया क्या लेकर आया, जिस बंदे ने, प्रमोटर ने स्टार्ट की, उसके पास एक आइडिया था कि मुझे घर घर सामान कंफर्ट के साथ पहुंचाना है लोगों को, किसी सामान के लिए। ग्रोफर्स पे अब ब्लिंकिट हो गया, तो ब्लिंकिट के ऊपर आपको सब्जी, दाल, चावल, हर चीज मिलती है, ग्रोसरी की सब कुछ मिलता है। अब अदर देन ग्रोसरी भी वो सामान बेचने लग गए हैं। तो उनका आइडिया था कि आप घर पे बैठो इजीली और आपके पास सामान पहुंच जाएगा, आपको दुकान दुकान नहीं भटकना। अब हम सुबह को जाते हैं एक दुकान पे, पूछते हैं कि भैया दूध है, तो वो कहता है वो वाला दूध तो खत्म हो गया, ये वाला ले जाओ। ये अक्सर रोज का केस होता है। तो आप दूध के लिए धक्के ना खाएं, आप ब्रेड के लिए धक्के ना खाएं, आप दाल चावल कुछ भी आपको चाहिए तो उसके लिए धक्के ना खाएं। और ये कंफर्ट किसको दिया गया, ये कंफर्ट दिया गया
हाउस वाइफ्स को। तो जो भी हाउस होल्ड संभालता है, हाउस वाइफ संभालती हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, तो उनके लिए प्रोविजन बनाया है कि भाई इनको बाहर जाना पड़ता है, या कई बार जैसे ये खाना बनाने को छोड़े, कोई चीज़ खत्म हो गई, तो आपके पास एक ऐप है, आपने क्लिक किया और विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके पास वो चीज़ पहुंच जाती है। तो इसको हम कहते हैं विजन। विजन का मतलब आप किस सोच के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका बिजनेस सोच थी कि हमें घर पे कंफर्टेबली ग्रोसरी पहुंचानी है, तो कंफर्ट प्रोवाइड करना है जो भी हाउसवाइफ्स हैं उनको, या जो भी घर में आप कोई भी सामान बना रहे हैं उसको। इसे कहते हैं सोच। तो जो भी कोई प्रमोटर होता है वो एक विजन के साथ आता है। जनरली जो विजन लिया जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। मार्केट के अंदर हमारे पास क्या चलता है, हम ये देखते हैं कि आखिर मार्केट में क्या परेशानी चल रही है जिसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप जिस परेशानी को सोल्व करने की सोच लेके चलते हो, वो सोच ही है विजन। क्या कोई भी कंपनी अपने विजन पर बहुत जल्दी अचीव कर जाएगी? विजन लॉन्ग लास्टिंग है। अब बताइए, अगर जब ग्रोफर्स बना था तो ग्रोफर्स का ये विजन था कि हर घर में कंफर्टेबली सामान पहुंचे, तो क्या आज की डेट में हर घर में जो भी वाइफ हैं वो ब्लिंकिट से, ग्रोफर्स से ऑर्डर कर रही हैं? आंसर इज नो, अभी तो हर घर में नहीं पहुंचा। तो विजन बड़ा है। विजन ये भी हो सकता है कि दुनिया के हर घर में। तो भाई अगर दुनिया के हर घर की बात की जाए तो दुनिया तो और भी बड़ी हो गई, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? समय लगेगा। उस पर पहुंचना कैसे है? पहले एक विजन देखा, एक सोच रखी, ये प्रमोटर का आइडिया होता है। इसके बाद में उस पर काम किया जाता है, छोटे छोटे गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक ही बात है। तो छोटे छोटे से गोल सेट किए जाते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम दिल्ली को कवर करते हैं। दिल्ली के अंदर भी छोटा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पहले हम साउथ दिल्ली को कवर करते हैं। तो ऐप साउथ दिल्ली में लॉन्च हुई कि हमारी सर्विसेज साउथ दिल्ली में है। अब उसके ऊपर काम किया गया, काम किया गया। जो काम किया जाता है, जो आप आज की डेट में कर रहे हैं, उसे बोला जाता है मिशन। यानी हम मिशन पे निकल गए। कहते हैं ना कि भाई हम एक मिशन पे चल दिए हैं। तो क्या मिशन पे चल दिए? जो आज हम कर रहे हैं। तो मिशन एज प्रोसेसिंग जो आप आज की डेट में कर रहे हैं, बिजनेस जो आप आज की डेट में कर रहे हैं, विजन जो आपकी सोच है, विजन लॉन्ग लास्टिंग है, मिशन उस पर पहुंचने का रास्ता है, और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है कि आप अब शॉर्ट टर्म में क्या पाना चाहते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उतने बड़े नहीं होते। अब वो जैसे क्या सर हमारा 5 साल का कोई टारगेट या गोल हो सकता है? तो हाँ, 5 साल का आपका एक टारगेट हो सकता है, टारगेट ही गोल है। तो सर 5 साल तो लॉन्ग टर्म हुआ, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि विजन को कंप्लीट करने के लिए तो कंपनी को कई 100 साल भी लग सकते हैं, 100 साल, 150 साल भी लग सकते हैं एक विजन को अचीव करने में। तो विजन एक सोच रहेगी हमारे पास। उसके लिए फिर हम छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे, फिर उन टारगेट्स पर हम चलेंगे, उसे हम मिशन बोलेंगे। तो ये विजन, मिशन और आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारे बीच बीच में आते रहेंगे। इनकी पूरी डेफिनेशन, पूरा सब कुछ हम कल की क्लास में करेंगे। एक आइडिया दे रहा हूं अभी, ठीक है? तो प्रमोटर ने कंपनी बनाई, एक सोच के साथ वो चला, वो सोच है विजन। उसके बाद में अब बिजनेस का सेटअप होगा कि भाई अब हमने अपना एक टारगेट सेट किया कि अब हमें क्या करना है। जैसे कि फोर्ड ने एक विजन रखा था कि हर घर में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, हर घर के गैराज में एक गाड़ी होनी चाहिए। ये फोर्ड का विजन था। तो फोर्ड ने विजन देखा कि हर घर में गाड़ी होनी चाहिए। अब उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने एक अफोर्डेबल हाई क्वालिटी गाड़ी बनानी शुरू की। फोर्ड की गाड़ी बहुत महंगी नहीं है, अफोर्डेबल थी, आराम से। और इस विजन को सबने अप्रिशिएट भी किया। अप्रिशिएट क्यों? जब फोर्ड ने बोला कि हर घर में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग थे उसमें भी तो उनके सपने थे। हर आदमी भी तो चाहता है मेरे गैरेज में गाड़ी हो। तो कुछ विजन होते हैं जो लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपका विजन लोगों से कनेक्ट कर पाएगा, अगर आप उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो होगी। तो जो भी आप विजन देखते हैं उसके पीछे देखना होता है कि क्या वो लोगों से कनेक्ट कर पा रही है, क्या लोग उसको उस तरह से वैल्यू दे रहे हैं, क्या वो भी उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आपका विजन ऐसा है जो लोगों से कनेक्ट कर पाता है, तो पूरी जनता आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। उससे क्या होगा, आपकी कंपनी के शेयर्स बिकेंगे, फंडिंग आएगी, प्रोडक्शन में कहीं दिक्कत है वहां पे भी लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, आपको लाइसेंस जल्दी मिलेंगे, आप काम जल्दी कर पाओगे, और आपकी गाड़ियां मार्केट में जल्दी आ जाएंगी। तो विजन को अगर कंप्लीट करना है और आप लोगों को कनेक्ट कर लें, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जैसे नमित अरोड़ा क्लासेज का जो एक विजन था, मेरा बड़ा सिंपल सा विजन रहा। जब मैंने क्लासेज शुरू की थी तो मेरी एक सोच थी, वो ये सोच थी कि बच्चे को ना, जो पेपर है वो पेपर रट्टे फिक्शन में ना आए, बल्कि वो प्रैक्टिकली उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। तो 2014 की बात है, हमारे एक स्टूडेंट सीए बन गया था।
उसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रजिस्टर, कंसेप्ट का रजिस्टर और न्यूमेरिकल का रजिस्टर दो बनवाता हूं मैं हमेशा, तो उसने न्यूमेरिकल का रजिस्टर, वो कंसेप्ट का रजिस्टर सीए बनने के बाद भी रखा हुआ था, और उसको वहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ही डिपार्टमेंट में रखा गया। वो कह रहा था कि सर जो आपने कंसेप्ट तब समझाए थे, तब लिखवाए थे, वो मेरे सीए बनने के बाद भी काम आ रहे हैं। तो मुझे उस टाइम में फील हुआ कि हाँ, जो मैंने सोचा था मैं वो कर पा रहा हूं। तो नमित अरोड़ा क्लासेज का हमेशा एक टारगेट रहा कि बच्चे को पढ़ाना, पेपर को आसान बनाना। पेपर आसान ही होते हैं, पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बस वे ऑफ टीचिंग आप डिफरेंट करिए, पेपर आसान बन जाएगा। तो मेरा विजन था कि भाई मेरे को हर बच्चे को कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर करना है कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाए, रट्टाफिकेशन ना हो। तो वो चीज विजन मेरा था। अब मैंने उसको प्रोसेस करना चालू करा, मेहनत करी, नोट्स इस तरीके से बनाए, डिजाइनिंग की, चीज़ों को समझा। अब जैसे ये बुक भी मैंने एसएम की बनाई तो उसमें बहुत मेहनत की, एक एक शब्द को पढ़ के उसे हाईलाइट करना कि क्या इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में फिर बच्चों को पास करवाने के लिए और भी करने के लिए लास्ट में यूट्यूब पे आकर हर अटेम्प्ट में रिवीजन करवाना। तो ये सब एफर्ट किस लिए लगाए जा रहे हैं, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाए, प्लस उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज सॉलिड हो, और वो कल को जब सीए बने तो उसे इंप्लीमेंट कर पाए। इवन आर्टिकलशिप में भी जितने बच्चे जाते हैं वो ये कहते हैं सर आपने एफएम में जो पढ़ाया ना हम सामने से देख पा रहे हैं, हमें दिखता है कि कंपनियां कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से विजन रहता है। फिर हम एक गोल टारगेट लेते हैं। पहले मेरा गोल क्या था कि दिल्ली में फेस टू फेस में सारे बच्चों को ये चीज़ मिलनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, ब्रॉड लेवल पे नहीं जा पा रहा है ये। फिर ऑनलाइन क्लासेस चालू की। ऑनलाइन क्लासेस चालू करने के बाद में मुझे लगा कि जो बच्चा खुद से रिवीजन करके 60 मार्क्स या 70 मार्क्स ला रहा है, कुछ बच्चे 90 प्लस ला रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे 60-70 ला रहे थे, और मैं जानता था वो ज़्यादा ला सकते हैं। फिर मैंने ये चालू किया कि मेरे को यूट्यूब पे रिवीजन करवाना है, और उस रिवीजन से 60 वालों के 80 होने लग गए, वो डिफरेंसेस सामने दिखने लग गए। तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये काम मैंने किया। तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप सोचते हो कि आपने जो सोचा है वो आप कैसे पाओगे, फिर उसे पाने के लिए आपके पास बीच बीच में अलग अलग चीजें सामने आती रहती हैं। बिजनेस बहुत लंबा है, बहुत लंबी लाइफ है, चलता रहता है, चलता रहता है। बीच बीच में आपके सामने कुछ परेशानी आएंगी, उन परेशानियों को कैसे हैंडल करना है। आपके सामने और कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है। लाइक कोविड आ गया, कोविड से पहले हम लोग की ऑनलाइन क्लास नहीं थी, अब भाई हम क्लास नहीं दे पा रहे, एक स्ट्रगलिंग पॉइंट आ गया। कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन था, तो वो ऑप्शन हमने अडॉप्ट किया। उसके बाद में भाई के बच्चों को रिवीजन कैसे करवाएं, एक था कि सिटी सिटी जाके रिवीजन करवाएं, एक था कि वहीं बैठे यूट्यूब पर और ऑनलाइन रिवीजन करवाएं जिससे सबको मिले। तो मैंने पूरा डिसाइड किया कि नहीं, हम यूट्यूब पर ही बैठ के ऑनलाइन रिवीजन करवाएंगे जिससे हर बच्चे को मिले, नोट्स फ्री अवेलेबल, रिवीजन फ्री अवेलेबल, और बच्चों को फायदा उसका मिला। तो आप जब बिजनेस करते हैं आपके सामने अलग अलग चीजें आती रहेंगी, अलग अलग ऑब्स्टेकल आएंगे, परेशानी आएंगी, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, कभी कभी थ्रेट्स भी आएंगी। तो आपको देखना है कि आप किस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी को भुनाते हो, थ्रेट्स को कैसे आप उसको सर्वाइव करते हो, उसमें उससे कैसे बचते हो। तो ये सारा काम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो एक प्रमोटर आ गया, उसने एक विजन रखा। फिर विजन के साथ में फोर्ड की बात हम कर रहे थे कि फोर्ड ने गाड़ियों का रखा, तो गाड़ियां उन्होंने बनानी चालू करी, बहुत सक्सेसफुल रहे, और फोर्ड की कार बहुत ही हाई क्वालिटी फेमस कार रही। फिर एक टाइम के बाद उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ऑब्सोलीट हो गई, तो वो उतना नहीं कर पाए। ऐसी एक केस आपको बताता हूँ, लंबोर्गिनी। क्या हुआ, लंबोर्गिनी पहले ट्रैक्टर बनाती थी। ये जितने भी केस मैं बता रहा हूँ बाद में इन सबको लिंक करूंगा कि ये बात यहाँ पर इस तरीके से चल रही थी। तो लंबोर्गिनी ट्रैक्टर बनाती थी, तो लंबोर्गिनी के जो मालिक थे उनका सरनेम भी लंबोर्गिनी था, और उनके पास फरारी थी। फरारी के भी जो मालिक हैं उनका सरनेम भी फरारी ही है। तो फरारी और लंबोर्गिनी दोनों मालिकों के सरनेम पर कंपनियों के नाम थे। तो लंबोर्गिनी ट्रैक्टर की इनकी कंपनी थी, और फरारी इनके पास थी। तो क्या हुआ, फरारी के क्लच में ना थोड़ी दिक्कत आती थी, और लंबोर्गिनी के क्लच बहुत अच्छे थे। तो लंबोर्गिनी साहब एक बार फरारी साहब से मिले मीटिंग में, और उनसे बोले कि सर आपके ना फरारी में क्लच में इशू है, और आप उसको ठीक करवाइए, उसके अंदर दिक्कत आती है। तो फरारी साहब ने इनको बोला कि भाई साहब आपका काम ट्रैक्टर बनाना है, आप ट्रैक्टर बनाइए, हम गाड़ियों के एक्सपर्ट हैं, हम ही गाड़ी बनाते हैं। अब ये बात लंबोर्गिनी साहब को चुभ गई कि भाई क्या बोल दिया। उसके बाद में लंबोर्गिनी साहब ने R&D की, और एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी बना दी जो फरारी के कंपटीशन में खड़ी कर दी, जिसका नाम लंबोर्गिनी है। तो आप लोग, कम ही लोग जानते हैं कि लंबोर्गिनी पहले ट्रैक्टर की कंपनी थी, आज भी ट्रैक्टर बनाती है, वो हाई क्वालिटी ट्रैक्टर होते हैं, पर फिर उन्होंने लंबोर्गिनी गाड़ी निकाल दी जो एक स्पोर्ट कार है। और आज उसके बाद में जब लंबोर्गिनी साहब ने ये बना दी, एक दिन ऐसा आया कि लंबोर्गिनी साहब ने फरारी कंपनी को ही बाय कर लिया।
बाद में उन्हें बेचनी पड़ी, लंबोर्गिनी बेचनी पड़ी, पर उस टाइम उन्होंने फरारी को ही खरीद लिया। तो यानी आपके सामने आपने एक बार सोच लिया बिजनेस में मुझे कुछ करना है, और आप पूरे दिमाग लगाकर स्ट्रेटजीज बनाकर प्लानिंग करके उसमें लग गए, तो आप लीडरशिप में अलग ही जगह पर रहेंगे। ऐसे ही एक कंपनी है जिसकी बहुत मैं आज की डेट में रेस्पेक्ट करता हूं और सोचता हूं, एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला इलोन मस्क साहब की कंपनी है, नंबर 1 पर है। अभी टेस्ला में क्या हुआ, इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट की। स्पेस एक्स कंपनी के अंदर क्या रहा कि इन्हें रॉकेट उड़ाने थे, और इनका यह था कि हमें मंगल ग्रह पर पहुंचना है। तो नासा ये काम नहीं कर पाया, नासा के पास उतनी फंडिंग भी नहीं है। लेकिन इलोन मस्क साहब ने सोच लिया कि मुझे ये काम करना ही करना है। पहले मैं स्पेस एक्स की बात बता रहा हूँ आपको। तो स्पेस एक्स के टाइम पर उनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि उनकी टेस्ला गाड़ी पूरी वर्ल्ड वाइड हाईली फेमस गाड़ी है, नंबर 1 पे चल रही है आज की डेट में। तो उन्होंने स्पेस एक्स में अपने रॉकेट उड़ाने शुरू किए। उनका टारगेट था 3 रॉकेट का, इनका बजट था कि 3 रॉकेट में एक रॉकेट सक्सेसफुल हो जाएगा। पहला रॉकेट उड़ाया, गिर गया। दूसरा उड़ाया, गिर गया। तीसरा उड़ाया इस उम्मीद के साथ ये तो सक्सेसफुल होगा, वो भी गिर गया। कोई बात नहीं, फिर फंड अरेंज किए, चौथा रॉकेट उड़ाया, गिर गया। फिर फंड अरेंज किए, 5वां रॉकेट उड़ाया, गिर गया। अब इलोन मस्क साहब की ये सिचुएशन आ गई कि भाई सारा पैसा खत्म हो गया है, सारा शेयर होल्डर्स जितने भी स्पेस एक्स में पैसा लगाए थे, इलोन मस्क साहब का बहुत ज्यादा पैसा लगा था, सब खत्म हो गया है, पूरा खत्म। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें तब भी अपनी टीम के ऊपर भरोसा था, और उन्होंने कहा कि ये काम हमें करना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया को आगे लेके जाएगा। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको आगे जाना है तो आपको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, और उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। टीम को ये लग रहा था कि हम गलती कर रहे हैं भाई, जहाज रॉकेट गिर रहा है, हम गलती कर रहे हैं। तो उन्होंने 6th रॉकेट जो उड़ाया उसके लिए, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस बंदे ने अपना मकान तक बेच दिया, पूरी तरीके से खाली हो गया। 6 रॉकेट उड़ा, भरोसा था, टीम बढ़िया थी, वो उड़ गया, और अगले ही दिन वो आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी फिर से बन जाता है। तो यानी एक सोच देखिए उसके लिए, मतलब किस तरह से डेडिकेटेड होकर चलना है उसे देखिए। तो कई सारी आपके बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको लगेगा कि हम बिजनेस को जहां लेकर जाना चाह रहे हैं वहां तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा भी होगा कि आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई और वो सक्सेसफुल नहीं रही। ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है स्ट्रेटजी की, कि आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो पर वो सक्सेसफुल नहीं हुई। हर स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं होती, हर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती, पर अगर नहीं हुई तो फर्दर प्लानिंग करनी है, रुकना नहीं है, अपने मुकाम को पाकर ही छोड़ना है। ये बिजनेस के ऊपर भी अप्लाई होता है और आप लोग के भी ऊपर अप्लाई होता है। जैसे बच्चों के कई बार कई अटेम्प्ट लग जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लगे रहना है। अब जाते हैं इलोन मस्क साहब पर पीछे। इलोन मस्क साहब ने देखा कि मार्केट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और जो गैसोलीन बोलते हैं, पेट्रोल और डीजल को बाहर गैसोलीन बोलते हैं, जो गैसोलीन कार्स हैं वो अब हटकर ईवी कार्स आ जानी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी, तो ईवी कार्स को लेकर आने की बात हुई। तो ईवी के ऊपर इन्होंने पूरी की पूरा काम किया, खुद भी इंजीनियर है। इनका एक ही विजन था टेस्ला स्टार्ट करने से पहले, कंपनी स्टार्ट करने से पहले, कि मुझे दुनिया को टेक्निकली आगे बढ़ाना है। आप अगर आज से 40-50 साल पीछे जाएं तो ना तो किसी को मोबाइल के बारे में पता था, फोन चलता था ग्रामोफोन वाला वैसे वाला, और ना ही कंप्यूटर इतने अच्छे थे। कंप्यूटर तो आ गया था बहुत पहले, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। इंटरनेट था ही नहीं। तो हमारा जो पूरा का पूरा ये ग्लोब था जिसको हम बोलते हैं धरती, अगर आप इस पे देखें तो इसके बिजनेस मॉडल, काम करने के तरीके, सब कुछ बहुत पीछे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्निक आगे बढ़ी। ये पिछले 100 साल में जो कुछ भी हुआ है, इतनी तेज स्पीड में पूरी दुनिया में इनोवेशन कभी भी नहीं हुए, कभी भी। सबसे फास्ट स्पीड में हुए हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर पावर्ड बाई आईटी, आईटी ने पूरे इनोवेशन को इतना आगे लेके आए। अब एआई बन रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है, सब चीजों से फायदा होगा। अब आप ये देखिए कि कंप्यूटर इसी दौर में आए, मोबाइल इसी दौर में आए। आप एक जगह से बैठकर अगर आप एक पुराने इंसान को ले आएंगे जिसने मोबाइल ना देखा हो, और आज की डेट में आप लाके कहेंगे लो जी वीडियो कॉल कर लो, वो कहेगा अरे भाई ये क्या है, ये तो कोई भूतिया यंत्र लग रहा है। क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं ऐसा हो सकता है। उनको ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम यहां पर बैठे हुए कहीं दूसरी जगह बात कर सकते हैं। अब तो आप चांद से भी सैटेलाइट से सीधे डायरेक्ट बात हो जाती है, इतनी स्पीड बढ़ गई है। तो एक चीज ये देखी गई कि जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को आगे लेके जाती है। इलोन मस्क साहब अपने आप में खुद एक इंजीनियर बंदे, उनकी एक थॉट थी, वो थॉट ये, इंजीनियर आदमी, कि मेरे को पूरे कंट्री को टेक्निकली, सॉरी पूरे ग्लोब को
टेक्निकली इनोवेटिव चीजें देनी है और आगे बढ़ाना है। उनका सिर्फ यही विजन है, एक ही विजन, कि मेरे को पूरे के पूरे ग्लोब को कई साल आगे लेके जाना है। कई साल आगे कैसे जाएगा कोई भी चीज? जब वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, इनोवेशन फास्ट होंगे। भाई हम ये कहते हैं कि आज से टाइम मशीन मिल जाए तो हम 100 साल बाद आगे जाके देखना चाहेंगे क्या होगा। तो बताइए 100 साल बाद जाकर आपको क्या मिलेगा? और बेटर टेक्नोलॉजी, और बेटर लाइफ स्टाइल, और ज्यादा कंफर्ट, और ज्यादा लग्जरी, ईज मिलेगा काम करने में, यही सब तो आगे मिलेगा। इट मींस जितनी फास्ट इनोवेशन होंगे हम उतनी ही साल आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले निकाली टेस्ला। टेस्ला ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो 500 किलोमीटर तक सिंगल चार्ज में चलती है। दूसरा, टेस्ला ने बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज इस रेंज की गाड़ी निकाली, उसके अंदर हर कंफर्ट की चीज है, हर कंफर्ट की चीज। तो टेस्ला की क्वालिटी का कोई जवाब नहीं। जो टेस्ला के अंदर एआई लगा हुआ है वो इतना एफिशिएंट है, इतना एफिशिएंट एआई पूरे दुनिया की किसी भी गाड़ी में नहीं लगा हुआ। तो टेस्ला के अंदर मल्टीपल चीजें ऐसी हैं और वो टेक्नोलॉजी से हासिल की हैं इन्होंने। इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उन सबको बनाया। इवन बीएमडब्ल्यू ने क्लियर बोल दिया है कि अब वो कोई भी गैसोलीन कार नहीं बनाएगी, अब इन फ्यूचर वो सारी की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगे। यानी इन बड़ी बड़ी कंपनियों को एक नई आई कंपनी के सामने अपने स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है, उनको अपने प्लांट बंद करके उनको खुद ईवी पे जाना पड़ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द गाड़ियां आप देखेंगे हाइब्रिड आ रही हैं या ईवी की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे अब ईवी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लीड करने वाले कौन है? इलॉन मस्क साहब की टेस्ला। तो आप एक ऐसी गाड़ी बना सकते हैं कि ऐसा बिजनेस सेट कर सकते हैं जो पूरी दुनिया बदले। उसके बाद में वो स्पेस एक्स में चले गए, अब वो एक मोबाइल निकाल रहे हैं, टेस्ला मोबाइल आने वाला है। मेरा अपना खुद का ये मानना है कि एक सैमसंग बहुत हाई क्वालिटी मोबाइल बनाता है जो एंड्रॉइड बेस्ड है। दूसरा, आईफोन सिर्फ जाना ही अपनी क्वालिटी के लिए जाता है, उसका हार्डवेयर, उसका आईओएस सिस्टम, सिक्योरिटी फीचर्स बहुत आई हैं। तो ये दो मोबाइल कंपनियां हैं जो मेरे को लगता है कि एक टॉप रैंक पे हैं, जिसमें आईफोन बहुत आगे है टेक्नोलॉजी वाइज भी और सिक्योरिटी वाइज भी, और मार्केट में एक जो मार्केटिंग का उनका स्टाइल है, जो एक ब्रांड नेम उन्होंने डेवलप किया है उस तरीके से भी। तो आईफोन को मैं मान के चलता हूं कि वो बहुत आगे। सैमसंग बहुत अच्छी सेल करता है, सब कुछ है, लेकिन एक जो ब्रांड वैल्यू सेट है कि पीछे वो भैया कटा हुआ सेब दिखेगा तो एक बात लगेगी। और दूसरा, जो उसे चलाने में कंफर्ट है, वो सारी चीजों का फर्क मुझे लगता है कि आईफोन ऊपर है। सबके अपने अपने प्रीफरेंसेज हो सकते हैं। मैंने एंड्रॉइड भी खूब चलाए हैं और मैंने एप्पल भी यूज किया है, तो मेरे को दोनों के बीच में थोड़ा सिक्योरिटी हार्डवेयर का वो डिफरेंसेज पता चलते हैं। तो एप्पल कंपनी इसमें ऊपर चल रही है और बहुत सालों से ऊपर चल रही है। आपको क्या लगता है कि टेस्ला, इलॉन मस्क साहब जब आप मोबाइल लेकर आएंगे, उन्होंने सबसे पहला काम पता है क्या किया? सबसे पहला काम वो अपना आईओएस खुद का डेवलप कर रहे हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का डेवलप कर रहे हैं। शायद उसका नाम वो टीओएस रखेंगे, क्योंकि टेस्ला ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से रखेंगे। और एक्सओएस भी रख सकते हैं क्योंकि उनको एक्स नाम बहुत पसंद आ रहा है, स्पेस एक्स नाम रखा उन्होंने कंपनी का। दूसरा, उन्होंने ट्विटर खरीदी तो उसका नाम भी एक्स कर दिया, तो हो सकता है एक्सओएस हो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो बंदा अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। सबसे पहला टारगेट क्या करा कि एप्पल क्यों आगे, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। दूसरा, टेक्निकली वो बहुत ही बढ़िया मोबाइल बना के मेरे को लगता है लाएंगे, और मुझे लगता है कि एप्पल को अगर बीट करेगा तो टेस्ला वो मोबाइल होगा जो एप्पल को बीट कर सकता है बहुत इजीली। आज की डेट में सोचिए एप्पल के सामने फ्यूचर में आने वाला एक थ्रेट क्या खड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। तो एप्पल के सामने, एप्पल आज की डेट में अगर लीडर है, तो लीडर के सामने थ्रेट होता है कि लीडरशिप पे बने रहना। आप सोचिए इनके सामने एक थ्रेट बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि टेस्ला ये काम कर रहा है, और इसको कहते हैं कोर कॉम्पिटेंस। आप जब अपने पास, आपके पास कोई ऐसी क्वालिटी होती है जिसे कॉपी करना आसान नहीं होता, ऐसी कोई क्वालिटी जिसको कॉपी करना आसान नहीं है, और वो आपके पास रही, तो वो सालों साल आपको फायदा देती है। तो एप्पल के पास कोर कॉम्पिटेंस था, उनका आईओएस, उनका हार्डवेयर, उनका सॉफ्टवेयर, सब कुछ एकदम ये कोर कॉम्पिटेंस के अंदर था। उनके जैसी बॉडी बनाई जा सकती है, हार्डवेयर दिया जा सकता है, लेकिन जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं बन पा रहा था। तो अब ये 10 साल से इसकी वजह से पैसा कमा रहे हैं, कोर कॉम्पिटेंस। तो अब हमारे पास में जो टेस्ला है, एप्पल के सामने एक थ्रेट है कि आज से 2 या 3 साल के अंदर टेस्ला कहीं इनको बीट ना कर दे। तो अब एप्पल को अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बदलनी पड़ेंगी। तो एक तरीके से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उन्हें हैंडल करना है।
मार्केट में कंपटीशन में कहीं पीछे नहीं रहना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ को लेके चलना है, अपनी वीकनेस को पहचानना है, उनके ऊपर काम करना है, दूसरे की वीकनेस पहचाननी है जिससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाए, यानी कंपटीशन में उनसे ऊपर रह पाए, और बिजनेस को चलाते रहना है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक साइक्लिक प्रोसेस है, हर टाइम स्ट्रेटजी बनती रहती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं। दो तरीके की स्ट्रेटजी हमारे पास रहेंगी, एक रहेगी प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होती है पहले से प्लानिंग करके चलना, कि भाई हम पहले से एक प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे काम करेंगे जी, ठीक है। जैसे कि आपके पास में BMW, ऑडी, मर्सिडीज के हम हाई क्वालिटी कार देंगे, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बना रहे हैं जी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी होती है कि जब सिचुएशन बदल जाए तो अपनी स्ट्रेटजी को बदलना। तो अब क्या हुआ, टेस्ला ईवी ले आया, ईवी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, वो नंबर 1 पे पहुंच गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, दिख रहा है कि हमारी गाड़ियों के मार्केट को खा जाएगा। तो अब वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बनाने की, हाई क्वालिटी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां बनाने की जो इनकी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी थी, वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी में बदली कि नहीं अब हम भी ईवी बनाएंगे। यानी पहले से की गई प्लानिंग, बनाई गई स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होती है, और सिचुएशन के हिसाब से उसमें बदलाव करके नई स्ट्रेटजी बनाना रिएक्टिव स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास चीजें चलेंगी। मैं आपको पहले बताता हूं कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस के अंदर क्या उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ावों से हमें कैसे निपटना है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं इंट्रोडक्शन में। इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटजी कितने तरीके की हो सकती है, बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और एक इसके अंदर हमारे को पढ़ाया जाएगा कि विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कंपनी की कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें कंपनी कभी लूज नहीं करना चाहती, तो वो किस तरह से रहती हैं, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर आता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटजिक एनालिसिस बेसिकली यहां से आपका चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, सेकंड से। तो स्ट्रेटजिक एनालिसिस के अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हुए जो भी बाहर की चीजें आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मैं बात करूं तो टैक्सेशन पॉलिसी और पॉलिटिकल क्या चल रहा है। जैसे अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो हम मानते हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स है, अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती तो वहां पर माना जाता है कि पॉलिटिक्स थोड़ा वीक है, उससे मतलब वो आपकी चीजों में उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे बीजेपी एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है तो हमारे यहाँ के बिजनेस ग्रो हो रहे हैं। अगर स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, साझे की सरकार हो, तो उससे फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये गवर्नमेंट किस तरफ ध्यान दे रही है, तो अभी जैसे बीजेपी का अगर हम ध्यान दें तो बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाने में लगी हुई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने में, ग्लोबलाइजेशन को करने में। बाहर से पहले खिलौने आते थे चाइना से, उस पर इतनी हैवी ड्यूटी लगा दी कि वहां पर नहीं आए, और नोएडा के अंदर अभी एक टॉय पार्क बनाया है, वहां पर पूरा का पूरा जगह सिर्फ खिलौनों की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लगेंगी। तो इसका मतलब पॉलिटिक्स किस चीज पर काम कर रहा है, एक एक आइटम को देख रहा है बाहर से क्या क्या आ रहा है, और उसकी डिपेंडेंसी को इंडिया रिड्यूस कर रहा है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी क्या बनती है कि आप जिस जिस चीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, अगर आप भी उसी इंडस्ट्री में हैं, तो आपको 100% फायदा होगा, और अगर गवर्नमेंट किसी चीज को बैन कर रही है तो आपको नुकसान होगा। लाइक प्याज की शॉर्टेज हो गई थी तो प्याज का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब सोचो जो लोग प्याज का एक्सपोर्ट ही करते थे उनके ऊपर तो डेंट लग गया, क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बैन हो गया। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे सामने क्या क्या चीजें आती रहेंगी जिन्हें हमें फेस करना है, अलग अलग सिचुएशन आएंगी, सबको फेस करना है। बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा बिल्कुल कंसेप्ट है। कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, भुना लो, कोई थ्रेड दिखे, उससे लड़ाई करो, कैसे लड़ना है, उसको मैनेज कैसे करना है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर के एनवायरनमेंट की बात होगी। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी कंपनी का क्या है। उसके बाद में आती है स्ट्रेटेजिक चॉइस। अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटेजिक चॉइस, स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर हमें क्या करना होगा, जैसे हमने एनालिसिस कर लिया
कि भाई हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, हमें समझ में आ गया कि भाई ये सिचुएशन हमारे सामने, ये चीज़ें थ्रेट बन सकती हैं, ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। इसके बाद में आपके सामने मल्टीपल स्ट्रेटजी होंगी कि आप क्या फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि एक कंपनी फॉलो कर सकती है कि हमें पानी का गिलास बनाना है, ठीक है, लेकिन हमें पानी का गिलास बनाना है और कॉस्ट को बहुत कम रखना है। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है तो ऑब्वियसली वो स्केलेबल हो जाता है, वो ज़्यादा लोगों पे आप पहुंचा सकते हो क्योंकि वैल्यू फॉर मनी लगता है। एक दूसरी कंपनी कह सकती है कि हम कॉस्ट कम नहीं करेंगे, हम क्वालिटी बहुत बड़ा कर देंगे। तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट करके, थोड़ा हाई क्वालिटी करके आप देते हैं, तो वो क्वालिटी पर आपका फोकस हो गया। तो आप कॉस्ट भी कम करने का चॉइस कर सकते हैं और क्वालिटी को भी लेके चल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मोबाइल इंडस्ट्री की, तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आप बताइए, एप्पल डिफरेंशिएशन पे चल रहा है, वो हाई क्वालिटी देना चाहता है, उसे पैसे कम नहीं करने। तो क्लाइंट एज किस बेसिस पे लेता है? उसके डिफरेंट प्रोडक्ट की वजह से, उसके अलग फीचर्स की वजह से, उसके हाई क्वालिटी होने की वजह से, क्योंकि बाकी मोबाइलों से वो डिफरेंट है। ऐसे ही सैमसंग भी क्यों लीड कर रहा है? सैमसंग के जितने भी नोट के नए मॉडल हैं, हाईली, बहुत ही बढ़िया मॉडल्स हैं, बहुत ही बढ़िया, आप यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत बढ़िया। वो भी हाई चार्ज करते हैं, पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि ये ओप्पो, वीवो, एमआई, ये सब एक ही, इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है, अलग अलग नाम इन्होंने बना रखे हैं। तो ओप्पो, वीवो, ये सब किस चीज पर काम कर रहे हैं? ओप्पो, वीवो डिफरेंशिएशन पे काम नहीं करते। वो कहते हैं जी हम तो कॉस्ट कम देंगे। मार्केट में जब आदमी जेब में पैसे लेकर चलेगा कि मुझे 10-15 हज़ार में एक मोबाइल लेना है, तो उसके पास ऑप्शन हमारा मिलेगा और वो हमारा खरीदेगा। इनकी भी अच्छी सेल है। तो क्या ओप्पो, वीवो बेवकूफ हैं या फिर एप्पल और सैमसंग समझदार हैं? आंसर इट सब गुड है। बस उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस है कि वो किस टाइप के कस्टमर के साथ डील करना चाहते हैं। तो आप अगर एक गाड़ी बना रहे हैं तो आप एक हाई रेंज गाड़ी बना सकते हैं, लंबोर्गिनी, फरारी, ऐसी स्पोर्ट कार। आप एक गाड़ी बनाने का सोचते हैं तो आप बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इन जैसी लग्जरी गाड़ी बना सकते हैं, कंफर्टेबल। आप रोल्स रॉयल्स जैसी कंपनी पे जा सकते हैं जिसका बिल्कुल ही स्पेसिफिक कस्टमर है, ये सब हाई रेंज पे चले गए। और आप सुजुकी भी पे भी तो जा सकते हैं। तो अगर आप सुजुकी के सेगमेंट में जाते हैं, यानी हम एक मीडियम रेंज गाड़ियां बनाएंगे और सबको प्रोवाइड करेंगे। जब टाटा साहब ने नैनो बनाई थी तो उनका इसके साथ एक विजन था कि हर घर में, हर फैमिली के पास इंडिया के अंदर गाड़ी होनी चाहिए। बस मार्केटिंग में एक छोटी सी चूक हो गई थी। नैनो एक बहुत बढ़िया गाड़ी थी। नैनो के साथ में वैसे केसेस तो बहुत ज्यादा चले, जैसे कि एक तो उन्होंने वेस्ट बंगाल में प्लांट लगाया, तो वहां प्लांट नहीं लगाने दिया गया, पॉलिटिकल पॉलिटिकल इशू आ गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कवर होगा कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से नुकसान हुआ, तो थ्रेट बन गई, इशू बन गया, प्लांट वहां से हटाकर फिर गुजरात में उनको लगाना पड़ा, पूरा प्लांट हटा के इधर से उधर लगाना पड़ा, ठीक है। अब जब उन्होंने प्लांट उठाया वेस्ट बंगाल से और गुजरात में लगाया, उसमें 1 साल निकल गया। तो इतने नैनो मार्केट में आने में लेट हो गई, मार्केट के सिनेरियो बदल गए, इकोनॉमी चेंज हो गई, सबके पास पैसे आ गए। और जो मैंने कहा एक मार्केटिंग में शब्द गलत हो गया था, वो शब्द क्या था वो बताता हूं। एक शब्द मार्केट में निकला, नैनो, गरीबों की गाड़ी। वो ये मार्केट हो गया गलती से कि गरीबों की गाड़ी है। लखटकिया कार के नाम से खूब चला, लखटकिया यानी 1 लाख में आएगी, 1 लाख में आएगी, तो लखटकिया कार, फिर गरीबों की गाड़ी के नाम से उसकी इमेज चली गई। तो हर बंदे को क्या लगने लगा कि अगर मैं नैनो लेता हूं इट मींस मैं गरीब दिख रहा हूं। आप सोचिए, बंदा ये सोचे, वो गाड़ी लेके आ रहा है और फील ये नहीं कर रहा कि यार आज मैं गाड़ी वाला बन गया हूं, वो ये फील कर रहा है कि मैं गरीब बन गया हूं। वो इमोशन ने इस गाड़ी को बुरी तरीके से डेंट दिया। और जबकि गाड़ी बहुत अच्छी थी, नैनो बहुत बढ़िया गाड़ी थी, उसके अंदर जिस रेट में, जिस कॉस्ट पे जो फीचर्स दिए गए, वो सिर्फ टाटा साहब जैसी सोच वाली कंपनी दे सकती है, वरना इतने में तो बाइक भी नहीं है आजकल। ये केटीएम वगैरह ये सब, कोई नॉर्मल बाइक लेने जाओ 2-2 ढाई-ढाई लाख की तो बाइक आ रही है, उन्होंने गाड़ी बना के दे दी। तो खैर कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए, ये जो पॉलिटिकल इशू हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ, 1 साल लग गया गाड़ी आने में। मार्केट के अंदर लोगों के अंदर में बात बैठ गई, गरीबों की गाड़ी है, ये कहाँ आएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा। अच्छा, अगर कंपनी के अंदर के ही एम्प्लॉइज स्किल्ड नहीं थे, वही अच्छी गाड़ी नहीं बना पाए, वही ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाए जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, आर-एन-डी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरह से काम ही नहीं कर पाया, तो ये कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट, ये कंपनी की अपनी दिक्कत है। तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं और मार्केट और इन्वायरमेंट हमारे साथ कितना स्ट्रांग है। फिर हम स्ट्रेटजिक चॉइस पे आते हैं कि हम कॉस्ट कम रख के स्केल करना चाहते हैं। स्केल करना यानी मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाना। या फिर हम डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं एप्पल और
सैमसंग बनना चाहते हैं, ये कंपनी की अपनी चॉइस होती है। अब जैसे कंपनी है एलवी, आपने सुना होगा एलवी का बैग आजकल बहुत फेमस चल रहा है कि एलवी के बैग लो, एलवी के बैग। एलवी का बैग 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और वो कितने भी लाख रुपए तक जाता है। तो एलवी के बैग महंगे हैं, उनका सीधा सा है हमें कस्टमर लेना ही कौन सा है, जो हाई पेड हो। कुछ एयरपोर्ट्स पर एलवी के लाउंज है, एलवी के लाउंज है, मतलब उन्होंने अपना पूरा लाउंज एरिया बना रखा है, वो एलवी के नाम से है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वहां कॉफी का प्राइस 1.5 लाख रुपए से शुरू है। यानी वही कॉफी जो आप घर में बना लेते हैं 10 रुपए में, और सीसीडी वगैरह में या कहीं पर जाते हैं तो वहां पर आपको वही कॉफी 150, 200, 250, स्टारबक्स 250, 300 इतने तक मिल जाती। वहां 1.5 लाख रुपए से कॉफी शुरू है और 4-5 लाख रुपए तक है। यानी आप उस लाउंज में बैठ के कॉफी पीना चाहते हैं तो उन्हें वो क्लाइंट चाहिए जो वहां बैठना चाहता है। उनकी जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है वो है डिफरेंशिएशन। आप अमीर दिखेंगे, अमीर लगेंगे, आपके पास एलवी का अगर पर्स है जो आपकी मैडम कंधे पर लटका कर चल रही हैं, यानी दूर से ही वो दिख रहा है कि ये अमीर बंदा जा रहा है। तो जो अमीर लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो डिफरेंट दिखें। भाई, पैसा अगर आपको डिफरेंट भी ना दिखा पाया तो इतना पैसा लेकर आपने करा क्या? एक बात सोचो, एक आदमी है जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, एक आदमी है जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं। 100 करोड़ वाला बंदा क्यों नहीं चाहेगा कि मैं 10 करोड़ वाले से डिफरेंट दिखूं? चाहेगा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिल्कुल चाहेगा। तो वो डिफरेंट दिखने के लिए ऐसे ब्रांड्स पे जाता है, ये ब्रांड इनको सर्व करते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या है कि हम प्रीमियम क्लाइंट लेंगे। और और ऊपर चले जाओगे तो सुपर प्रीमियम, और सुपर प्रीमियम से ऊपर जाओगे तो सिर्फ ये है कि आप हमारी चीज अफोर्ड कर सकते हैं, यानी आप अमीर हैं। अब एलवी के पर्स में ऐसा क्या लगेगा, गुच्ची के पर्स में ऐसा क्या लगने वाला है? गुच्ची तो फिर भी ऐसा करता है, वो अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन से बनाता है। तो मैं तो उसके बिल्कुल वैसे भी एंटी हूँ, क्योंकि मैं किसी तरीके किसी ह्यूमन मतलब किसी जीव को परेशान करके, स्पीसीज को परेशान करके अगर कुछ बनाया गया है तो मैं उसके फेवर में नहीं रहता। खैर, एलवी पे अगर आप आ जाएं तो एलवी का सीधा सा है, आपके पास एलवी है तो इसका मतलब आपकी जेब में पैसे हैं, तब आप अलग दिखेंगे। तो इस तरीके से ब्रांड अपने आप को एस्टेब्लिश कर देते हैं कि आपके दिमाग में आएगा एक दिन मुझे भी एलवी का पर्स लेना है, एक दिन मेरे हाथ में भी रोलेक्स होनी चाहिए, ये दिमाग ऐसा सेट कर देते हैं। तो उनका अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइस है, वो हाई प्रीमियम क्लाइंट को ही कैटर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, भाई बाहर की क्या स्थिति है, हमारी कंपनी वहां पे कैसे सर्वाइव करेगी, बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा। फिर हम अपनी स्ट्रेटेजिक चॉइस लेके आएंगे, और फिर फिफ्थ में आएगा इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, तो पहले एनालिसिस किया, उसके बाद में चूज किया क्या भाई आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। फिर उनको इंप्लीमेंट करना और इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन के अंदर कंट्रोलिंग भी कवर होगी कि भाई स्ट्रेटजी कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको कंट्रोल करके चलें। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एसएम है, ये आप मान के चलिए 6 to 8 मार्क्स आपको देगा। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बेसिक बात है, इसमें हम देखेंगे। इसके बाद में स्ट्रेटजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में ये आपको 20 मार्क्स देके जाते हैं, दोनों दोनों कनेक्टेड चैप्टर है। इसके बाद में स्ट्रेटजिक चॉइस आपको 10 से 12 नंबर दे देती है, जबकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है। और उसके बाद में आपके पास ये 10 to 12 मार्क्स, 12 भी नहीं बल्कि 15 तक ही आपको देकर जाएगा। तो इस तरीके से रेंज रहेगी कि 6 to 8 के आसपास फर्स्ट सीधा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेटजिक चॉइस है, बिल्कुल फ्लैट सीधा क्वेश्चन आता है। 10 to 12 मार्क्स ये आपको देके जाएगा, 20 मार्क्स दोनों स्ट्रेटजिक एनालिसिस के चैप्टर देके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे 10-10 नंबर का आएगा, ऐसा नहीं है, सीधे उठकर कहीं से भी कोई भी बात आ सकती है। तो जनरल ट्रेंड इस तरीके से रहेगा। चैप्टर सारे ही बहुत आसान है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। फोर्थ चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आसान भी है। उसमें अलग अलग स्ट्रेटजी देखेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ऐसा। और इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन पूरी उसकी प्रोसेस है, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इवेल्युएट करेंगे कि जो टारगेट थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। ये पूरा एसएम इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है। तो आज हम जो एसएम के अंदर मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा कि स्ट्रेटजी किस किस लेवल पे बनाई जाती हैं। उसके लिए हमें एक बिजनेस का डिजाइन समझना होगा कि एक कंपनी के अंदर किस तरीके से टॉप लेवल बैठता है, उससे नीचे लेवल और उसके नीचे लेवल। देखिएगा, आप लोग लिखेंगे नहीं है, कुछ भी लिखने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हमारे पास बिजनेस के अंदर सबसे ऊपर रहता है कॉर्पोरेट लेवल।
कॉर्पोरेट लेवल में यहां पर आपके पास एक तो बोर्ड बैठेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ बैठेगा और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो बैठेंगे यहां पर, ठीक है। इसके बाद में कुछ बिजनेस होते हैं छोटे, पहले मैं आपको बताऊंगा छोटू बिजनेस। छोटू बिजनेस बड़ा सिंपल सा होता है। हम कोई एक काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे ये गिलास बनाने का काम है मेरा, बस इतना छोटा सा बिजनेस है, मैं बस ये गिलास बनाता हूँ जी कांच के, ठीक है। तो हमारी कंपनी है, कंपनी सेटअप कर रखा है। अब इसके नीचे बड़ा सिंपल सा रहेगा, हम डिवीजन बना देंगे कि भाई जैसे ये वाला गिलास है, सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट छोटू बिजनेस, बिल्कुल छोटू बिजनेस। इसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और आपके पास में R&D करने वाले, मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, इस तरीके से होंगे। इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल लेवल। फंक्शनल यानी काम जहां पर हो रहा है, ओके। तो यहां पर हुआ बिल्कुल छोटू बिजनेस, जिसके अंदर एक कॉर्पोरेट लेवल है, यानी हेड ऑफिस में जो बैठे हुए हैं सीईओ, डायरेक्टर वगैरह, और उनके नीचे सीधे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये फंक्शनल लेवल है। यहां पर फंक्शनल मैनेजर बैठते हैं, इस तरह से बैठेगा। ये बिल्कुल छोटा बिजनेस है, ये एसएम के अंदर कवर नहीं किया गया, इसको इग्नोर मारा है, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा बिजनेस, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए हम कपड़े बनाते हैं और हमारा अच्छा बड़ा स्केल है कपड़े बनाने का। हम वुमेन्स वियर भी बनाते हैं, मैन वियर्स भी बनाते हैं और चाइल्ड वियर भी बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारा काम बड़ा हो गया। यहां तो मैं सिर्फ यही वाले गिलास बना रहा था और कुछ काम ही नहीं कर रहा था। अब मैं 3 तरीके के कपड़े बनाता हूं। तो ऐसे बिजनेस के अंदर क्या होगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह, ये हो गया कॉर्पोरेट लेवल, ओके। इसके बाद में इसके नीचे डिवीजन बनेंगी, ये हमारा मीडियम बिजनेस। छोटू बिजनेस ऐसे में कवर नहीं है। मीडियम बिजनेस के अंदर यहां पे डिवीजन 1 बन गई, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। तो जी डिवीजन 1 के अंदर मैन वियर्स बन रहे हैं, यहां पर वुमेन वियर्स बन रहे हैं और यहां पर चाइल्ड वियर्स बन रहे हैं। ये तीनों डिवीजन बन गई। अब डिवीजन 1 का काम है मैन के कपड़ों का सब कुछ देखना, इसे हम कहते हैं डिविजनल लेवल या फिर बिजनेस लेवल, ठीक है जी। तो मैन वियर्स का एक डिवीजन, वुमेन का एक और चाइल्ड का एक। यहां पर एक एक मैनेजर बैठा हुआ होगा जो इसका हेड होगा। तो एक मैनेजर होगा जो मैन वियर्स को पूरा देखता है, एक मैनेजर जो वुमेन वियर्स का पूरा हेड है और एक चाइल्ड वियर्स का पूरा हेड है। अब इनके नीचे मैन वियर का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, कोई ये R&D करते हैं कपड़े वगैरह पे, वो सब डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब बैठेंगे। तो इनके नीचे भी डिपार्टमेंट होंगे। यहां पर क्या था छोटू बिजनेस में, सीधे हेड ऑफिस के नीचे सीधे डिपार्टमेंट आ गए थे। तो इस छोटू बिजनेस को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कवर नहीं किया गया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव बनाया। एक बड़े बिजनेस में एक सीए ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए सब्जेक्ट लाया गया था। तो हमें उन बड़े बिजनेस में ऊपर पहुंचना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। छोटे बिजनेस हमें उससे लेन देना नहीं, छोटा बिजनेस तो हम लोग वैसे ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सबसे ऊपर वाला लेवल आएगा कॉर्पोरेट लेवल। ये सबसे बड़े डिसीजन मेकर है, जो मेन स्ट्रेटेजी है वो यही बनाते हैं, ओके। और डिविजनल लेवल मैनेजर का जो काम है वो काम है ऊपर से जो भी स्ट्रेटजी के इंस्ट्रक्शन आए हैं वो करना। जैसे कि हमारे इस बार एक ऊपर से बोर्ड का एक डिसीजन आया है कि सेल हमारी कम हो रही है, सेल को बढ़ाओ। तो इन तीनों डिवीजन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि हमारी सेल बढ़नी चाहिए। अब सेल बढ़ाने के लिए जो मैन वियर्स का डिजाइन है वो चेंज करना है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, वो डिविजनल मैनेजर लेगा। ये होते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर। आराम से सुनिए, बोर्ड से डिसीजन आया कि सेल बढ़नी चाहिए, ठीक है जी, उन्होंने अपना बता दिया कि भाई सेल बढ़ाओ, तीनों डिवीजन के पास पहुंच गया। अब जो डिवीजन 1 है उसने सेल बढ़ाने के लिए क्या करना है ये डिवीजन 1 का मैनेजर जाने, इससे ऊपर के लेवल का कोई काम नहीं, उन्हें तो आप सेल बढ़ा के दे दो। तो बिजनेस लेवल मैनेजर अपनी डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरा डिवीजन उनके हाथ में होता है। वहां पर किस तरह से काम होना है, क्या होना है, वो सब कुछ ये देखेंगे, स्ट्रेटेजी ये बनाएंगे। तो जैसे इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि जो डिजाइन है उस डिजाइन में चेंजेस कर दिए जाएं तो हमारी सेल बढ़ सकती है, ठीक है जी।
तो डिजाइन चेंज करवा देते हैं। इनको लगा कि हम सेल बढ़ाने के लिए मार्केटिंग पे थोड़ा खर्चा करें, तो फिर मार्केटिंग का तो खर्चा एक नॉर्मल चीज है, वो कर सकते हैं आप। ऐसे ही डिवीजन 2 ने कोई डिसीजन लिया, डिवीजन 3 ने कोई डिसीजन लिया। अब क्या होगा, अब पूरा साल खत्म होने के बाद इवैल्यूएशन की जाएगी कि क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी काम में आ पाई, क्या आप लोग सेल बढ़ा पाए। और अगर आप सेल नहीं बढ़ा पाए, जैसे डिवीजन 1 ने बढ़ा दी, तो इसका मैनेजर प्रमोट होगा, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे। डिवीजन 2 सेल नहीं बढ़ा पाया तो उसकी डांट पड़ेगी, हो सकता है कि उसके मैनेजर को हटा भी दिया जाए कि आप नहीं कर पा रहे हो काम। डिवीजन 3 भी अचीव कर गया टारगेट, तो वो भी अपना चलता रहेगा। इसके नीचे ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, डिजाइन, R&D, इसको कहते हैं फंक्शनल लेवल। इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल। इनका काम है फंक्शनिंग का। तो जो फंक्शनल लेवल पे है, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी तो एक मैनेजर होगा। ये जो डिजाइन डिपार्टमेंट है, इसका भी मैनेजर होगा। अब डिजाइन डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिवीजन 1 में प्रेशर आया था कि आप डिजाइन पे थोड़ा काम करो, जिससे मार्केट में हमारे कपड़े थोड़े ट्रेंडी लगें और उनकी सेल हो। तो फंक्शनल मैनेजर किस तरह से डिजाइन बदलता है, किस तरह से काम करता है, ये पूरा इसका होल सोल ये रहेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, कॉर्पोरेट लेवल जो सबसे ऊपर डिसीजन मेकिंग करेगा। इसके बाद में बिजनेस लेवल, ये मैं मीडियम बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अभी बड़े बिजनेस पे भी जाऊंगा। फिर हमारा बिजनेस लेवल रहेगा, जो अलग अलग डिवीजन के हेड होंगे, उनके नीचे फंक्शनल हेड होंगे, वहां का अंदर के काम की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो कॉर्पोरेट लेवल बड़े बड़े डिसीजन लेता है। जैसे मान लो कॉर्पोरेट लेवल को लगता है कि ये डिवीजन 2 बंद कर देनी चाहिए, तो ये डिसीजन सिर्फ यही ले सकते हैं। क्या डिवीजन 2 का जो मैनेजर है वो खुद डिसीजन ले सकता है कि मेरे को ये डिवीजन बंद करनी है? नहीं ले सकता। वो कॉर्पोरेट लेवल लेगा कि इस डिवीजन को बंद कर दो। मान लो हमें लगता है कि एक डिवीजन और ऐड होनी चाहिए, डिवीजन 4, तो ये डिवीजन 4 जो ऐड करने का डिसीजन है कॉर्पोरेट लेवल लेगा। तो बिजनेस को एक्विजिशन करना, बिजनेस के मर्जर करना, नई प्रोडक्ट लाइन खोलना, नए बिजनेस खोलना, डाइवेस्टमेंट करना, ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट लेवल की, इनका ये काम है। और इसके अलावा ये एक टारगेट देते हैं कि भाई ऐसे करो, और उसको इंप्लीमेंट करने नीचे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं डिविजनल मैनेजर, बिजनेस लेवल मैनेजर इनको बोलते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजर का काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आए हैं, जो भी कंपनी का विजन है, और विजन को पाने के लिए जो भी टारगेट है, वो टारगेट आगे यहां पर बता दिए जाते हैं कि भाई अब ये करना है, हमें सेल बढ़ानी है जी इस बार, ठीक है जी, सेल बढ़ाने का टारगेट है। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी ऊपर से स्ट्रेटेजी आती हैं उनको कॉन्क्रीट वे में अपनी डिवीजन पर अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ऊपर की जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी होती है वो सारे बिजनेस के लिए आती है कि भाई इस बार सेल बढ़ाओ। अब जैसे कोविड आया, तो कोविड में टाटा ग्रुप ने कहा कि जनता की मदद करनी है, कैसे भी प्रॉफिट को भूल जाओ। तो जितने भी टाटा ग्रुप के अंदर बिजनेस थे, सब सिर्फ इस बात पे थे कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है। तो टॉप लेवल बताते हैं क्या करना है, फिर नीचे वाले सब लग जाते हैं। अब ये जो डिवीजनल लेवल है, ये अपने डिवीजन में देखता है कि मैं मैन डिवीजन में क्या कर सकता हूं। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैन डिवीजन तक की है। डिवीजन 2 की जिम्मेदारी वुमेन बियर्स की है, और डिवीजन 3 की चाइल्ड बियर्स की है। अब ये अपने फंक्शनल मैनेजमेंट को बता देते हैं कि आप काम पर लग जाइए, और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर जो होती है वो फंक्शनल लेवल करता है। तो फंक्शनल लेवल देखने में बड़ा छोटा सा लगता है कि अरे ये तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, अरे ये तो डिजाइन का काम है, इनका तो R&D डिपार्टमेंट, इनके छोटे डिपार्टमेंट है, तो ये दिखने में लगते हैं छोटे हैं, पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आपको पता है, जो डिजाइन बदलने की बात हुई थी कि मैन डिजाइन पे अगर काम किया जाए तो हो सकता है, वो किसने बताया होगा? वो ये फंक्शनल मैनेजमेंट ने ही बताया होगा कि आजकल मार्केट में डिजाइन नए चल रहे हैं, हमें अपने डिजाइन पे काम करना चाहिए। और ये कस्टमर के बहुत करीब होते हैं, ये मार्केट के बहुत करीब होते हैं। कस्टमर्स के फीडबैक इनके पास आते हैं। आप सोच के देखिए, अगर किसी कस्टमर ने एक रिव्यू डाला कि भाई मेरे को ये डिजाइन पसंद नहीं आया, या एक स्टोर में वो, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी का नाम है एल्को लिमिटेड, तो एल्को लिमिटेड के एक स्टोर में कस्टमर पहुंचा है, वहां पर वो बता रहा है कि डिजाइन आपके अच्छे नहीं है, दूसरी कंपनी के अच्छे हैं। तो एक कस्टमर्स का रिव्यू सबसे पहले फंक्शनल मैनेजमेंट के पास आता है। फिर फंक्शनल मैनेजमेंट बताता है कि सर ऐसे ऐसे रिव्यू आ रहे हैं। ये रिव्यू पहुंचते हैं डिविजनल के पास, डिविजनल से पहुंचते हैं कॉर्पोरेट लेवल पर। इवन ये जो फंक्शनल लेवल वाले हैं, ये कई बार सजेस्ट भी करते हैं कि मार्केट में अगर हम ये चीज करें तो हो जाएगा। जैसे कि एक शोरूम है, शोरूम पर स्कूटर बिक रहे हैं, ठीक है जी, बजाज स्कूटर इसका नाम है। बजाज स्कूटर बिक रहा है, अब तभी पता चला कि एक कंपनी है जिसने निकाली होंडा एक्टिवा,
और लोग आके कह रहे हैं यार आपके गियर्स में दिक्कत होती है, उनकी तो नॉन गियर वाली है और बड़े मजे से निकल रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ये भी बड़ी एक अच्छा केस है एक्टिवा और बजाज स्कूटर्स का। तो हमारे पास अब बताइए, वहां पे शोरूम पे बताया कि भाई वहां पर तो गियर वाली आ रही है, सीधे सीधे चल जाती, कस्टमर से तो बता के जाएंगे। अब बजाज वालों को कहा गया कि भाई स्कूटर नहीं चलेगा, गियर वाली चलेगी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों के बाद बजाज स्कूटर, बजाज चेतक जो फेमस था हमारा बजाज, वो बंद हो गया क्योंकि ध्यान नहीं दिया। तो कस्टमर्स के रिव्यू जो आते हैं वो फंक्शनल लेवल पर आते हैं, ये स्ट्रेटेजी बना नहीं सकते। फंक्शनल लेवल का काम स्ट्रेटेजी बनाना नहीं है, फंक्शनल लेवल का काम कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पर। तो इनका काम इंप्लीमेंटेशन है, पर ये सजेशन भी देते हैं, इनका सजेशन बहुत काम करता है, इनको हमेशा सुनना चाहिए। तो टॉप लेवल और बिजनेस लेवल को हमेशा फंक्शनल लेवल की बात सुननी चाहिए। फंक्शनल लेवल का काम स्ट्रेटजी बनाना है, नहीं फंक्शनल लेवल का काम स्ट्रेटजी जो ऊपर से बन के आई है उनको इंप्लीमेंट करना है। फंक्शनल लेवल का मैनेजमेंट किस चीज के लिए जिम्मेदार है? फंक्शनल लेवल का मैनेजमेंट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर सिर्फ इस बात के लिए जिम्मेदार है कि प्रोडक्शन ठीक हो, टाइम से हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का काम सिर्फ नए से नए बेहतर से बेहतर डिजाइन देना है। R&D डिपार्टमेंट का काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। इसी के अंदर मैं मार्केटिंग, फाइनेंस ये सब भी ऐड कर दूं तो हर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ अपने तक सीमित है, उससे ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डिविजनल लेवल या बिजनेस लेवल मैनेजर अपने पूरे डिवीजन और नीचे के फंक्शनल के लिए जिम्मेदार है कि आप इनसे काम नहीं करवा पा रहे। मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद काम को दूसरों से करवाना आना, यानी एक मैनेजर का एक सबसे बड़ा स्किल होता है कि वो दूसरों से काम करवा पाए जिस तरह से वो चाहता था, जिससे कि उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो पाए। तो मैनेजमेंट का रूल कहता है कि खुद काम नहीं करना और लोगों से करवाना है, लेकिन जो टारगेट है वो अचीव हो इस तरह से करवाना है। तो हमारे पास डिवीजन लेवल का जो मैनेजमेंट है वो पूरे डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये जो हमारे कॉर्पोरेट लेवल हैं ये पूरे के पूरे बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पूरे बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी सर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल है, इनके भी सर पर एक लोग हैं जिनका नाम होता है शेयर होल्डर्स। यहीं से तो सारी कहानी चलती है। तो जो कंपनी के सीईओ हैं वो शेयर होल्डर्स के लिए जवाबदेह हैं, ये इनके गार्जियन की तरह से काम करते हैं, इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना के देना ये कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल का ही काम है। अगर कोई कंपनी फेल होती है तो शेयर होल्डर्स को बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल जवाब देने नहीं जाएगा, वहां पे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट को ही एजीएम में जवाब देना होगा कि आखिर प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, क्यों हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल है ये जिम्मेदार है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। डिविजनल लेवल जिम्मेदार है सिर्फ अपनी डिवीजन के लिए, फंक्शनल लेवल जिम्मेदार है सिर्फ अपने छोटे से फंक्शन के लिए। ठीक है, ये हमारा मीडियम बिजनेस था। अब हमारे पास आते हैं हम, एक हो गया छोटू बिजनेस, अब पढ़ते हैं मोटू बिजनेस कैसा होता है। देखिए, मोटू बिजनेस होता है जैसे टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप, इसकी हम लोग बात करेंगे। अब जरा देखिए, टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, ये बताइए टाटा ग्रुप का एक काम है या बहुत सारे काम है? भाई इनकी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बिजनेस को हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस। तो पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आराम से देखिएगा, एक कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये बेसिकली आईटी बेस्ड कंपनी है और ये इंडिया के अंदर इतना काम नहीं करती जितना ये फॉरेन कंट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है। ठीक है, आईटी बेस्ड कंपनी है। अब अगर आईटी बेस्ड कंपनी की बात करें तो इनके काम तो अलग अलग हैं, पर मैं आपको फिर भी वो बताता हूं जो आप कंफर्टेबली समझ पाए। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना कोई भी एक अलग काम है, एक ऐप बनाना एक अलग काम है, एक वेबसाइट डिजाइन करना अलग काम है। ये तीनों अलग अलग काम है। पेमेंट गेटवे तैयार करना आईटी, उसमें जैसे क्लिक करते हैं ना और वो गोल गोल घूम के पहुंच जाता है, यहाँ पेमेंट कर दो जी ऑनलाइन, तो पेमेंट गेटवे बनाना एक अलग काम है। अब ये सारे काम बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि ये दिखने में सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, वेबसाइट डिजाइन करना, गेटवे बनाना, ये सब अलग अलग काम है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब आईटी से रिलेटेड है? बिल्कुल। तो ये अलग अलग काम आईटी से रिलेटेड है,
तो ये आईटी बिजनेस के अंदर ही आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर काम के लिए एक अलग कंपनी खोल देंगे। तो मिलते जुलते काम एक जगह पे कवर होंगे। जैसे एफएमसीजी, एफएमसीजी में आते हैं खाने पीने की चीजें। तो इसके अंदर आपके जो भी आपकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप बना रहे हो, आप जूस बना रहे हो, आप खाने पीने के आप आटा बेच रहे हो, दाल बेच रहे हो, जितने भी ग्रोसरी आइटम बेच रहे हो वो एफएमसीजी में कवर हो जाएंगे। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जितनी भी दवाइयां हैं, हर चीज की दवाई यहां पर कवर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, अगर आप एक बहुत बड़ा ग्रुप हो तो आपके अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। तो मैं यहां पर पहले टाटा ग्रुप में बात कर रहा हूं कॉरपोरेट लेवल की। लिखना आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं सारी। कॉरपोरेट लेवल, तो यहां पर कॉरपोरेट लेवल में कौन कौन आएगा जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन कौन है? टाटा साहब हैं। बीच में साइरस मिस्त्री साहब को बनाया गया था, वो अब नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया था, कंपनीज की वैल्यू को छेड़ना शुरू कर दिया था। तो हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है, विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और एक रहता है इसके अंदर वैल्यूज। कंपनी की वैल्यू को अगर आप हिट करेंगे तो कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वो यहां पर आ गए। टाटा साहब यहीं बैठते हैं। अडानी ग्रुप की बात करूं तो अडानी साहब यहीं बैठते हैं कॉर्पोरेट लेवल पर। इसके नीचे आते हैं अलग अलग बिजनेस। अलग अलग बिजनेस यानी प्रोडक्ट लाइन ही पूरी अलग होगी। जैसे कि आईटी से रिलेटेड सारा काम टीसीएस के अंदर होगा। एयरलाइन, यहां पर इनके पास दो एयरलाइन है इस टाइम, एयर इंडिया और विस्तारा। तो एयर इंडिया इन्होंने अभी एक्विजिशन की है और विस्तारा है। ठीक है, तो एयरलाइन बिजनेस। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है टाटा साहब का चलता है एफएमसीजी, जैसे टाटा नमक, वो एफएमसीजी के अंदर कवर हो जाएगा। इसी तरीके से टाटा साहब की ऑटोमोबाइल पूरा का पूरा, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। ओके, ठीक है। और टाटा मोटर्स के बाद में हम टाटा साहब का एक मोटा काम ले लेते हैं, टाटा स्टील। और बहुत सारे काम हैं, ये हम समझने के लिए ऐसे ले रहे हैं। अब मुझे यहां पर बताइए कि क्या आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा कि इनमें से किसी काम का किसी से कोई लेना देना ही नहीं है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक आईटी कंपनी है, एयरलाइन अपने यहां पर एक अलग कंपनी, एफएमसीजी अलग चल रहा है, टाटा मोटर्स जो ट्रक बनाता है, गाड़ी बनाता है, सड़क पे सारे ट्रक ही टाटा के होते हैं, छोटा हाथी बड़ा हाथी ये वो पता नहीं क्या क्या, टाटा 407 807 कितने ट्रक चलते हैं इनके। और स्टील भी इनका चलता है, और टाटा मोटर्स के अंदर ऑटोमोबाइल भी आता है जो इनकी गाड़ियां बिकती हैं। भाई इनका तो सारा काम धंधा अलग लग रहा है, एक जैसा नहीं लग रहा। अभी ऊपर मैंने मीडियम बिजनेस दिखाया था, मीडियम बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि कपड़े ही बनाते हैं हम। तो मैन के कपड़े की, वुमेन के कपड़े की और चाइल्ड के कपड़े की डिवीजन अलग अलग बनाई है, सिर्फ बन कपड़े ही रहते। यहां तो भैया अब ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा बिजनेस है, मेन फोकस इसी पे किया गया है पूरे एसएम में, इस बिजनेस पर। तो टाटा ग्रुप क्या करता है, जब उसके इतने सारे बड़े बड़े काम हैं, वो बेसिकली हर काम के लिए एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू। आपको लिखना नहीं है, कुछ सब कुछ आएगा आगे। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है? एक पेरेंट कंपनी के अंदर ये जो ग्रुप है, ये है पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप, और इसके अंडर में ये सब कंपनी है। आप जाकर देखेंगे तो टीसीएस अपने आप में एक कंपनी है, टीसीएस कंपनी का खुद का एक अपना बोर्ड है, उसके अंदर खुद अपने सीईओ हैं। जो एयर इंडिया इन्होंने खरीदी और विस्तार है, उसके अपने बोर्ड और सीईओ हैं। एफएमसीजी के अलग हैं, टाटा मोटर्स के सीईओ अलग हैं, और टाटा मोटर्स के शेयर अलग बिकते हैं मार्केट में। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, टाटा मोटर्स के शेयर्स अलग बिक रहे हैं, टीसीएस के अलग बिक रहे हैं, क्योंकि ये सब कंपनियां हैं। इन सब कंपनियों में एक मेजर इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप के बोर्ड का है, इसलिए वो इन सब के मालिक हैं। तो यहां पर टीसीएस हमारे पास ये एक सेपरेट कंपनी बना दी। अच्छा, ये अलग कंपनी बना दी, सारी लिस्टेड है, सबके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बिकते हैं। ये अलग बना दी, ये अलग बना दी, और ये अलग बना दी। बहुत बढ़िया भाई, सारी अलग अलग कंपनियां हो गई। अब इनके अंदर अपने सीईओ हैं, इनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ये सब चलेंगे किसके ऑर्डर पे? कॉर्पोरेट लेवल के। क्योंकि इन सारी कंपनियों के मेजर इन्वेस्टमेंट
ये टाटा ग्रुप के पास रहता है। जो तो इनके पास ना प्रमोटर शेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप के पास है। तो इसके चेयर, सबके चेयर पर्सन अलग अलग हैं, लेकिन इन सबका जो हेड है वो टाटा ग्रुप ही है। तो जी टीसीएस भी इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, यानी एक बड़ा ग्रुप मल्टीपल कंपनियां बना दे अलग अलग बिजनेस के लिए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। SBU 1, SBU 2, जितने बिजनेस जोड़ते जाओगे उतने SBU बनते चले जाएंगे। तो SBU बनाए क्यों जा रहे हैं भाई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? SBU इसलिए बनाया जाता है कि देखो, अब हम टीसीएस के बारे में सोचते हैं। मैं इस डिजाइन को खत्म कर देता हूं, मैं टीसीएस की बात करता हूं। तो टीसीएस का अपना खुद का एक बोर्ड है, उसके अपना एक सीईओ है, और ये बोर्ड और ये सीईओ वो हैं जो आईटी कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं। ये आईटी के एक्सपर्ट्स, जिनके हाईली स्किल्ड बंदे, वो टीसीएस के बोर्ड में होंगे। उसके नीचे फिर आपके टीसीएस के अलग अलग काम होंगे, फाइनेंस, R&D, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। ऐसे ही जो एयरलाइन बिजनेस है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होंगे जो एविएशन डिपार्टमेंट को जानते होंगे, जिनको एविएशन का आइडिया होगा। हो सकता है कोई सीईओ इनका पायलट हो जिसने बिजनेस को करीब से देखा होगा, तो वो एविएशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होंगे। अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं, उसको छोड़ते हैं, मोटर्स की बात करूं मैं, टाटा मोटर्स में हो सकता है कोई मैकेनिकल इंजीनियर उसका हेड हो, उसके सीईओ हो, जो इंजीनियरिंग को समझते हैं, जो मोटर बिजनेस को समझते हैं, जो सालों से इसके एक्सपर्ट हैं, बंदों को क्या चाहिए, कहां कमी आ रही है, इसको समझ पाए। एफएमसीजी के अंदर कौन होगा, जो लोगों को क्या कंज्यूम करना है, किस क्वालिटी का कंज्यूम करना है, इसका एक्सपर्ट हो। तो यहां पर सब जगह पे तो भाई अलग अलग एक्सपर्ट चाहिए। तो इसका मतलब इन सब कंपनियों के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट चाहिए। मुझे बताइए, जो टाटा ग्रुप में टॉप लेवल पे बैठा हुआ कॉर्पोरेट लेवल है, क्या यहाँ का जो सीईओ है, यहाँ का जो बोर्ड है, वो आईटी को भी जानता है, वो एविएशन को भी जानता है, एफएमसीजी को भी जानता है, मोटर्स को भी जानता है, स्टील का काम भी जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो सबका एक्सपर्ट है? नहीं, वो सबका एक्सपर्ट नहीं है। वो जानता है हाउ टू मैनेज दीज मल्टीपल बिजनेस। उसको ये सारे बिजनेस मैनेज करने आते हैं। वो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं है, वो बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, इसीलिए कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा है। वो डिसाइड करेगा कौन सा बिजनेस बेच दो, कौन सा खरीद लो। ये एयर इंडिया खरीदनी थी, किसने डिसाइड किया? कॉर्पोरेट लेवल ने। विस्तारा को स्टार्ट करते हैं किसने करा? आपके टाटा ग्रुप ने। विस्तारे ने एयर एशिया एक कंपनी उसके साथ मर्ज करके जॉइंट वेंचर बना के काम किया। कि कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा। स्टारबक्स इंडिया को खरीद लेते हैं, कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा। तनिष्क ज्वेलरी की लाइन में आते हैं, पूरा एक सेगमेंट निकालते हैं तनिष्क, कौन डिसाइड करेगा? टॉप ग्रुप डिसाइड करेगा। हम टाइटन आई खोलेंगे, हम टाइटन वॉच बनाएंगे, हम फास्टैग बनाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करे। तो हर चीज को ओपन करना, बंद करना, पूरी कंपनी को परचेज करना, किसी भी, इनके लिए छोटे छोटी सी कंपनियां, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तो ये छोटी छोटी सी कंपनी को परचेज करना, एक्वायर करना, मर्ज करना, ये सब कॉर्पोरेट लेवल करेगा। अब फिर ये यहां पर दूसरा लेवल आता है हमारे पास, जो एसबीयू के हेड है, वो है बिजनेस लेवल या डिविजनल लेवल, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लेवल। तो बिजनेस लेवल के अंदर क्या होंगे? जो टीसीएस के हेड हैं, जो टीसीएस का मैनेजमेंट है, एयरलाइन का मैनेजमेंट, एफएमसीजी, मोटर्स का मैनेजमेंट, स्टील का मैनेजमेंट, ये सब अपने अपने काम के एक्सपर्ट यहाँ के हेड बने हुए हैं। और इनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शनल लेवल में आएंगे। यहां पर आ जाएगा फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, एयरलाइन के जो अलग अलग फंक्शन होंगे। तो इस तरीके से बिजनेस छोटा हो या बिजनेस मोटा हो, बिजनेस मीडियम हो, स्ट्रेटजिक लेवल डिसाइड किए गए कि 3 स्ट्रेटजिक लेवल हैं। एक कॉर्पोरेट लेवल जो सबका माई बाप है, जो अगर हम बात करते हैं छोटे बिजनेस की, तो छोटा बिजनेस हमारे पास कवर नहीं किया गया क्योंकि उसके नीचे सीधे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, तो वहां कॉर्पोरेट लेवल और फंक्शन लेवल ही है, तो छोटा बिजनेस हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर हमारे पास आता है मीडियम बिजनेस। मीडियम बिजनेस के अंदर जो हेड है वो कॉर्पोरेट लेवल है, उसके नीचे अलग अलग तरीके का कपड़ा, मैन, वुमेन, चाइल्ड, अलग अलग डिवीजन बना दिए, उनके हेड बिजनेस लेवल हेड हैं। और उसके नीचे फिर हमारे आ जाते हैं फंक्शन लेवल हेड्स, वहां के मैनेजर। ध्यान रखिएगा, फंक्शन लेवल की जिम्मेदारी अपने फंक्शन तक है, पर इनके टच में रहना बहुत जरूरी है। ये वो इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कस्टमर्स के टच में रहते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अपने पूरे बिजनेस यूनिट की होती है,
और जो बोर्ड है, जो कॉर्पोरेट लेवल है, जो टॉप पर है, वो सारे डिसीजन लेता है जो मेजर डिसीजंस होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सिंपल बात है। अब हम आते हैं जो बड़ा मोटा बिजनेस है, इस मोटे बिजनेस की बातचीत आपको खूब मिलेगी। मोटे बिजनेस में क्या होता है, एक पेरेंट कंपनी होती है और बाकी चाइल्ड कंपनियां होती हैं। इन चाइल्ड कंपनियों को एसबीयू बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो अगर कोई पूछे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जब हम अलग अलग तरीके के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो लार्ज स्केल पे चलता है, और उसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। उस इंडिपेंडेंट डिवीजन या यूनिट को हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक हम बुक पे नहीं गए हैं, ये सब कुछ बेस तैयार कर रहा हूं मैं आपका छोटा छोटा सा। तो जी हमारे पास यहां पर कॉर्पोरेट लेवल में टाटा ग्रुप के टॉप में जो होंगे वो रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये सारी कंपनियों के जो हेड होंगे वो बिजनेस लेवल पे रहेंगे और उसके नीचे फंक्शन लेवल रहेगा, ठीक है। यहां पर भी बात मैं बताता हूं, कोई नया बिजनेस खोलना है यानी कोई कंपनी खरीद लेनी है या कोई नया कंपनी स्टार्ट कर देनी है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी वही नहीं स्टार्ट करते हैं, तो टाटा टेक्नोलॉजी नहीं स्टार्ट करनी है तो वो डिसीजन कॉर्पोरेट लेवल लेगा, एक और एसबीयू बना देगा, एक और कंपनी क्रिएट कर देंगे, आईपीओ निकाल देंगे उसके भी, ठीक है। कोई कंपनी बंद करनी है, मर्जर करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है, ये सब डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट लेवल की। टीसीएस क्या परफॉर्म कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस लेवल। एयरलाइन अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, उसके लिए एयरलाइन का SBU 2 का जो भी बिजनेस लेवल मैनेजमेंट है वो जिम्मेदार, जो इनके हेड है। एफएमसीजी के हेड एफएमसीजी के लिए जिम्मेदार, मोटर्स के हेड मोटर्स के लिए जिम्मेदार, स्टील्स के हेड स्टील के लिए जिम्मेदार। इन सब को जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है उनको फॉलो करना है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी किसी एक बिजनेस के लिए नहीं बल्कि कॉमन स्ट्रेटेजी देता है पूरे ग्रुप के लिए। तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी देंगे। कॉमन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, ये अपना विजन बता देते हैं हम चाहते क्या है। तो जैसे टाटा अगर आप देखेंगे तो टाटा है ट्रस्ट का नाम, टाटा के ऊपर ट्रस्ट करते हैं लोग कि कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के साथ बुरा नहीं करेंगे। टाटा का स्टील मिलेगा तो हाई क्वालिटी मिलेगा। टाटा की मोटर्स अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको भरोसा होगा कि गाड़ी अच्छी होगी। टाटा नमक आप खाते हैं तो आपको पता है इस नमक में मिलावट नहीं होगी। टाटा की एयरलाइन में अगर आप बैठे हैं तो आपको पता है कि टाइम से चलेगी, टाइम से उतरेगी। टीसीएस से अगर आप काम करवाते हैं तो आपको पता है कि आईटी की बेस्ट सर्विसेज यहां पर मिलेगी। अगर आप तनिष्क पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि यहां ज्वेलरी ऑथेंटिकेटेड मिलेगी। अगर तनिष्क पे आपको बोला गया कि आप 10 साल बाद भी आ जाना, हम आपकी ज्वेलरी को वापस ले लेंगे उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से, 10 साल बाद जो मार्केट रेट होगा, तो क्या आपके मन में डाउट आता है ये लेगा या नहीं लेगा? अगर आप एक ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलर कहता है 20 साल बाद भी आ जाना, तुम्हारा जो सोना मुझसे लेके गए हो मैं वापस खरीद लूंगा, मन में डर होगा, जब वापस आएंगे ना तो कटिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा। पर अगर तनिष्क एन एंटरप्राइज ऑफ टाटा आपसे कहता है कि आज मेरे से सोना ले जाओ, आज मेरे से हीरे ले जाओ, 10 साल बाद भी आओगे तो 10 साल बाद का जो मार्केट वैल्यू होगी वो पैसे तुम्हें दे दूंगा, आपके मन में कभी डाउट आता है? नहीं, क्योंकि टाटा ट्रस्ट का नेम है। जब आप टाटा में टाइटन आई पे जाते हैं, स्टारबक्स पे जाते हैं, स्टारबक्स पे आप जाते हैं तो आपको लगता है कि कॉफी में दूध की जगह कुछ और तो नहीं मिला दिया होगा? लग ही नहीं सकता। आपको पता है यहाँ हाई क्वालिटी दूध आता होगा, क्योंकि टाटा ट्रस्ट का नाम है। इसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू। तो एक कंपनी ना अपनी एक ब्रांड वैल्यू लेके चलती है, एक लोगों के दिमाग में इंप्रेशन लेके चलती है, पर ये सालों साल की लीगेसी है, ये एक दिन में नहीं आता। आप सोचो एक दिन में ही ये क्रिएट हो जाएगा ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा ना, सालों साल का रिजल्ट है। आपको पता है टाटा एक ऐसी कंपनी है जो रिश्वत नहीं देती, ये टाटा के लिए क्लियर है। इवन टाटा ने जब जब जहां जहां रिश्वतें नहीं दी वहां पर टाटा को नुकसान झेलने पड़े, बड़े बड़े, पर नहीं। टाटा के होटल ताज सीरीज चलती है, तो हुआ क्या था, होटल ताज पे हमला हुआ था और बहुत बड़ा हमला हुआ था, टेररिस्ट आ गए थे, मुंबई का हमला जो हुआ था फेमस है। टाटा साहब ने उस दिन डिसाइड कर लिया था हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। पाकिस्तान में उनका इतना एक्सपोर्ट होता था, उनके ट्रक्स जाते थे, उन्होंने अगले दिन से पाकिस्तान में ट्रक देने बंद कर दिए। नुकसान तो हुआ, लेकिन वैल्यूज, अपनी वैल्यू रख के चलना, देश को लेके चलना, नेशन को लेके चलना, नेशन को बढ़ाते हुए चलना, ये वैल्यूज अगर किसी के अंदर है तो उस कंपनी को कौन रोक सकता है? उस कंपनी का कभी कुछ नहीं होना, वो कंपनी हमेशा चलती रहेगी और बढ़िया चलेगी। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये है स्ट्रेंथ एक कंपनी की, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं।
अगर टाटा का एक प्रोडक्ट है और दूसरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है तो आप टाटा का उठाना पसंद करेंगे। इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हम कंपटीशन में किस तरह से एडवांटेज ले रहे हैं। तो आपने सालों साल कुछ ऐसा किया होगा, कुछ आपकी ऐसी स्ट्रेंथ होगी, लोगों के मन में भरोसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको अब ये मॉडल समझाता हूं। तो कॉर्पोरेट लेवल का काम है मेजर डिसीजन लेना और एक कॉमन स्ट्रेटजी स्प्रेड करना, कि हमारी स्ट्रेटजी है कि हम हाई क्वालिटी देना चाहते हैं। अब ये जितने भी इसके नीचे के बिजनेस लेवल मैनेजर हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है कि वो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने कहा है हम हाई क्वालिटी देना चाहते हैं, वो हम कैसे दे पाए। तो टीसीएस को हाई क्वालिटी देने के लिए जो हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, जो आईटी के बेस्ट हैं, उनको हायर करेगा ये। जो एयरलाइन है वो बेस्ट सर्विसेज देगी, और इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस के जो बंदे होंगे, ये हॉस्पिटैलिटी में आता है सर्व करना, जैसे एयरलाइन के अंदर खाना सर्व करना, प्यार से बात करना, मैनेज करना, ये सब वहां पर आएगा। और आपके पास एफएमसीजी के अंदर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के भी, नमक तो भाई हाई क्वालिटी होना चाहिए, कुछ और चीजें टाटा की खाने पीने की तो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। मोटर्स के अंदर हम जो मोटर बनाएंगे, जो भी गाड़ी बनाएंगे, उसका इंजन, उसकी क्वालिटी सब कुछ हाई होनी चाहिए। और स्टील की बात की जाए तो हमारा स्टील हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो ये इन सब के ऊपर आ गया कि भाई हमारी कॉमन स्ट्रेटजी क्या है, हाई क्वालिटी। ये किसने कहा, ये कहा टाटा ग्रुप के टॉप लेवल में। तो रतन टाटा साहब आए और बोले हम हाई क्वालिटी देंगे। ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी बना के स्प्रेड कर दी। अब ये जितने बिजनेस लेवल के मैनेजमेंट हैं, इन सबकी जिम्मेदारी है कि जो टॉप लेवल ने कहा है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबको हाई क्वालिटी फॉलो करनी है। तो जब हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के। कॉमन प्रोडक्ट तो जैसे एफएमसीजी के अंदर तो नमक, चाय, दूध, पानी सब कुछ आ जाएगा। तो हमारे पास किस तरीके कॉन्ग्लोमेरेट में रहेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट जो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आएंगे। तो अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग सर्विस देते हैं और बहुत लार्ज लेवल पर आपका काम है, तो आपको उसके लिए अलग अलग एसबीयू यानी अलग अलग कंपनी बना देनी चाहिए। उन कंपनी के हेड्स अलग रहेंगे, उन हेड्स का काम है उस कंपनी को संभालना, उनकी जवाबदेही भी कॉर्पोरेट लेवल पर रहेगी। तो कॉर्पोरेट लेवल का काम मेजर डिसीजन लेना हुआ, बिजनेस लेवल का काम जो कॉर्पोरेट लेवल की कॉमन स्ट्रेटजी है उनको फॉलो करना, और टीसीएस के लिए बाकी स्ट्रेटजी बिजनेस लेवल खुद बनाएगा। एयरलाइन में क्या होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी एयरलाइन के एसबीयू की जो भी हेड है बिजनेस लेवल का वो बनाएगा। और फंक्शनल लेवल की जिम्मेदारी है इंप्लीमेंट करना उन सारी की सारी स्ट्रेटजी को जो ऊपर से बनकर इनके पास आई हैं। तो हमारे पास 3 स्ट्रेटेजिक लेवल रहते हैं, उन 3 लेवल्स पर हम काम करते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं कि आज हमने क्या क्या बातचीत करी है। देखिएगा, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई एसएम आखिर आया क्यों। एसएम इसलिए आया क्योंकि हर जगह पर सीए इन्वॉल्व थे, लेकिन उनको बिजनेस के बारे में इतना नहीं पता था, तो ऊपर की रेंज में नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इस पेपर को इनकॉर्पोरेट किया गया कि बिजनेस की भी समझ हम देंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट सोचता है और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाती है और बिजनेस को किस तरह से चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं। उस 5 चैप्टर के अंदर सबसे पहले अंत के अंदर तो इंट्रोडक्शन चलेगा, नॉर्मल है बहुत। फिर हम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को समझेंगे एनालिसिस के अंदर। फिर हम स्ट्रैटेजी को चूज करेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट और इवेल्युएट करेंगे। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिर हमने अलग अलग टाइप के बिजनेस देखे कि भाई छोटू बिजनेस, और आपके पास मीडियम बिजनेस और मोटो बिजनेस। मेन मोटो बिजनेस पे ध्यान रखना है, इसी के ऊपर फोकस रखेंगे। मोटो बिजनेस कहते हैं कि एक पेरेंट कंपनी होगी जो छोटी छोटी हर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कंपनी बना देगी। उन सारी कंपनियों की जिम्मेदारी बिजनेस लेवल की रहेगी, और उसके बाद फंक्शनल लेवल इन सबको इंप्लीमेंट करेगा। तो यहां तक हमें कंसेप्ट समझ में आ गए, पूरा हमने देख लिया। अब हमारे पास बुक के अंदर हम जो कंसेप्ट से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो देखेंगे। मैक्सिमम जितनी मैं रीडिंग आपके साथ कर सकता हूँ और समझा सकता हूँ वो साथ के साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि घर पर अगर आप जाकर खुद से पढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीज़ों की तो इंटरप्रिटेशन ही नहीं आ पाती कि भाई कहना क्या चाहता है। कंसेप्ट क्लियर होता है पर कुछ स्टडी मेट में ऐसी लाइंस होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। तो हम सारा का सारा रीड करते हुए चलेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा बताता हुआ चलूंगा साथ में दूसरा फायदा ये होगा, अगर हम साथ में रीड कर रहे हैं, क्लास के बाद आपको एक बार और रीडिंग करनी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम एक बार तो पढ़ चुके हैं, सर ने सारी चीज समझा दी है, अब एक बार हम रीड कर लेते हैं। और नंबर एग्जाम में किस चीज के मिलने हैं, नंबर बच्चों इसे लिखने के ही मिलने हैं। तो इस चीज पर हमारा खासा ध्यान रहेगा कि कंसेप्ट के साथ में एक एक टर्म समझना, एक एक लाइन समझना बेहतर रहेगा। आराम से पढ़ते हैं।
स्ट्रेटजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटजिक लेवल 3 रहेंगे, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। देखते हैं, अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज बड़े ऑर्गेनाइजेशन की यानी मोटो बिजनेस की बात हो रही है, इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉम्पीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेस। इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन टू मैनेज ईच ऑफ दिस दीज बिजनेस। तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग डिवीजन बना दी गई। फॉर एग्जाम्पल, पतंजलि हैज हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑर्गेनिक फूड, मेडिसिनल ऑयल एंड हर्ब्स एंड वेरियस डिफरेंट बिजनेस। तो अलग अलग बिजनेस के लिए, हेल्थ केयर के लिए अलग एसबीयू बना दो, एफएमसीजी के लिए अलग, और ऑर्गेनिक फूड के लिए अलग, ऐसे एसबीयू अलग अलग बना दो। उनके हेड बिजनेस लेवल होंगे, वो उनको संभालेंगे। इट हैज सेपरेट डिवीजन विच वर्क विद इन दैमसेल्व टू सस्टेन ईच ऑफ दीज बिजनेस। तो हर किसी की सेपरेट डिवीजन होगी, अपनी अपनी डिवीजन देख लो भैया। डिवीजन देखना बिजनेस लेवल का काम है। जनरली देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल की रहती है, और फंक्शनल लेवल सिर्फ जो ऊपर से स्ट्रेटजी बन के आई है उनको इंप्लीमेंट करता है। जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट द फर्स्ट टू ऑफ दीज लेवल्स। तो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल पर आ गए, बट देयर स्ट्रेटेजिक रोल डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर स्फीयर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्फीयर यानी एरिया। तो जो जनरल मैनेजर हैं वो 2 लेवल पे मिलेंगे, एक कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर होंगे और एक बिजनेस लेवल के मैनेजर होंगे। दोनों मैनेजर्स के काम अलग हैं। बिजनेस लेवल का काम है अपने बिजनेस को चलाना, और टॉप लेवल का काम है सारे बिजनेस को देखना, उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना। फंक्शनल लेवल सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का काम करेगा। तो यहां पर हमारे सामने ये डिजाइन आ गया। हेड ऑफिस है जहां पर कॉर्पोरेट लेवल बैठा है, उसके नीचे डिविजन्स हैं जहां पर बिजनेस लेवल्स बैठा है, और उसके नीचे फंक्शनल लेवल है। इसी का एसबीयू का भी हमारे पास है बना हुआ, ये आ गया। एक हो गया हेडक्वार्टर, ये हो गया जी टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस, ये कॉर्पोरेट लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल। इसके नीचे एसबीयू बना दिया अलग अलग, जैसे कि ये टीसीएस है, ये टाटा मोटर्स है, और ये टाटा स्टील हो गया। सबकी अलग अलग कंपनी बना दी, ये बिजनेस लेवल आ गया। ठीक है जी। इसके बाद में ये हमारे पास नीचे फंक्शनल लेवल आ गया। अब बताइए, हेडक्वार्टर का काम क्या है टाटा का काम? कॉर्पोरेट लेवल का काम है पूरी कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाना। पूरी कंपनी में जैसे टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील से, रिसोर्सेज जो टाटा ग्रुप के पास हैं, किस कंपनी पर, किस एसबीयू पर कितनी रिसोर्स भेजनी है, जैसे मैन पावर कितनी भेजनी है, फंडिंग कितनी भेजनी है, ये डिसीजन टाटा ग्रुप लेगा। कोई भी नया बिजनेस एक्वायर करना, कोई पुराना डाइवेस्ट यानी बंद करना, ये डिसीजन टाटा ग्रुप लेगा। तो ये कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी देंगी। साथ में कि पूरी कंपनी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम हाई क्वालिटी देंगे, हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, हम वैल्यूज का ध्यान रखेंगे। इनकी बताई हुई सारी स्ट्रेटजी को इसके बाद बिजनेस लेवल अपने अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे कि हमें हाई क्वालिटी देनी है, और हमारे को मतलब प्रॉफिट ज्यादा कमाना है या नहीं, और वैल्यूज को रखकर चलना है। ठीक है। अब जैसे SBU1 टीसीएस है, तो टीसीएस का काम है, मार्केट में टीसीएस की कॉम्पिटिटर है इन्फोसिस, प्रेम जी की है, जिम प्रेम जी की, वो भी आईटी कंपनी है। अब उसके साथ कंपटीशन करना, उनके साथ कंपटीशन में कैसे जीतना है, इनके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनसे डिफरेंट हो और इनको मार्केट में लोग ज्यादा पसंद करें कंपैरेटिव टू इन्फोसिस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे लोग क्यों आए, किस लिए वहां पर पहुंचे, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये टीसीएस का काम रहेगा। मार्केट में उसके अपने कॉम्पिटिटर रहेंगे। टाटा मोटर्स का कॉम्पिटिशन किससे रहेगा? जैसे मारुति सुजुकी हो गई, अब बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, उन सबके साथ इनका कॉम्पिटिशन रहेगा। टाटा स्टील का, जो स्टील के प्लांट्स हैं उनके साथ कंपटीशन रहेगा। ये अपने अपने कंपटीशन को लड़ेंगे, मेजर जो स्ट्रेटजी और वैल्यूज है उनका ध्यान रखेंगे। उसके बाद में फंक्शनल लेवल इनकी बनाई हुई स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे, और कस्टमर्स के टच में रहेंगे। कोई भी आइडिया कुछ मिलता है तो वो इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचाने का काम फंक्शनल लेवल का है, जिससे फ्यूचर की स्ट्रेटजी डिसाइड हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की डेफिनेशन। इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो इसको कॉन्ग्लोमरेट बोलेंगे। इट ऑफन डुप्लीकेट दीज फंक्शंस एंड क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। तो अगर आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस हैं तो सबके लिए सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन बना दीजिए।
इट ऑफन डुप्लीकेट दीज फंक्शन। ये लाइन आपको परेशान कर सकती है। फंक्शन कैसे डुप्लीकेट हो जाते हैं? अब देखो, टीसीएस के पास भी अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपना आर&डी डिपार्टमेंट होगा, टाटा स्टील के पास भी आर&डी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और टाटा मोटर्स के पास भी है। तो कुछ कॉमन काम सब जगह पे डुप्लीकेट हो जाते हैं, जबकि आप इनको एक जगह पे रख सकते थे। पर इतना बड़ा बिजनेस होता है कि सेपरेट रखना ठीक है, तो कह रहे हैं कई बार कुछ काम डुप्लीकेट होंगे, नो इशू। बाकी आप हर बिजनेस को सेपरेट रखिए। द जनरल मैनेजर ऑफ दीज डिविजन्स, ये बिजनेस लेवल मैनेजर हुए, ये एसबीयू के मैनेजर हैं। द जनरल मैनेजर ऑफ दी डिविजन्स देन बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन। टीसीएस वाला टीसीएस के लिए रेस्पॉन्सिबल, टाटा स्टील वाला टाटा स्टील के लिए रेस्पॉन्सिबल। They are responsible for deciding how to create a competitive advantage and achieve higher profitability with the resources and capital they have at their disposal। तो टीसीएस का जो बिजनेस लेवल मैनेजर है, उसके पास कुछ फंड्स हैं, उसके पास मैन पावर है, उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर, और उसके पास कनेक्शंस हैं। उसको उन रिसोर्सेज और कैपिटल के साथ में मार्केट में जो टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है, जिससे कस्टमर इनके पास आए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, ये इनकी जिम्मेदारी रहती है। सच डिविजनल डिविजन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीओ। ठीक है, अब हमारे लेवल से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला लेवल कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल का क्या काम है? बड़े बड़े डिसीजन लेना, मर्जर, एक्विजिशन, किसी बिजनेस को खोलना, बंद करना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाना। जो अलग अलग एसबीयू हैं उन पर कितनी रिसोर्सेज भेजनी है, जैसे मैन पावर टीसीएस में, टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में कितनी भेजनी है, कितनी कैपिटल भेजनी है, ये सब टॉप लेवल का काम है। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन रहेगा, क्या गोल्स रहेंगे, वो डिसाइड करना, जो बिजनेस लेवल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीईओ, other senior executive, board of directors, corporate staff. These individual participate in strategic decision making within the organization। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की आप स्ट्रेटजी डेवलप करिए। दिस रोल इंक्लूड डिफाइन द मिशन एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, उनके मिशन क्या है। डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी, हमारा बिजनेस क्या होगा ये बताएंगे। एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेस, तो हमारे पास तो टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर सब कुछ है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेस, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेस। तो ये सारी की सारी रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, फंड्स बताएंगे, ये स्ट्रेटजी बनाएंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, जो उन सब बिजनेस पर फैला दी जाएगी। स्पैम यानी उन पर फैलाना, उन पर पहुंचाना। एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। तो लीडरशिप इनके पास है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फाइनल डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन, जाइए और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से बात करिए। Besides overseeing resource allocation and managing the divestment and acquisition process, तो divestment और acquisition के अलावा corporate level manager provide a link between the people who oversee the strategic development of a firm and those who own it। तो जो शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, इनके बीच का लिंक कॉर्पोरेट लेवल पर ही है। तो कॉर्पोरेट लेवल का ही मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर एंड पर्टिकुलरली द सीईओ कैन बी व्यूड एज द गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर। It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategy of the company are consistent with maximizing shareholders' wealth. If they are not, then ultimately the CEO is likely to be held accountable by the shareholder। तो शेयर होल्डर्स के लिंक जो बनेगा वो कॉर्पोरेट लेवल से बनेगा। ये उनके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, देखेंगे कि भाई वो हमेशा प्रॉफिट में रहे। अगर ये ऐसा काम नहीं कर पाए तो उसके लिए सीईओ अकाउंटेबल है, उसके लिए बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल अकाउंटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद हेडक्वार्टर अडानी ग्रुप इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट, यानी अडानी ग्रुप में बहुत सारे बिजनेस हैं। एक्टिव इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग माइनिंग, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सीमेंट। तो बहुत सारे बिजनेस हैं अडानी के पास। The main strategic responsibility of its group chairman, Mr. Gautam Adani, are setting overall strategy objective,
allocating resource among the different business, deciding whether the firm should divest itself or any of its business, and determining whether it should acquire any new one. तो अडानी साहब का काम क्या है? पूरे के पूरे बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी बनाना कि हमारा पूरा ग्रुप क्या करके चलता है। उसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग बिजनेस पे बांटना, पैसा, मैन पावर, जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके बाद में कोई बिजनेस बंद करना है या कोई नया चालू करना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग अडानी साहब के साथ है। In other words, it is up to Mr. Adani and other senior executive to develop strategies that span individual business and building and managing corporate portfolio of business to maximize corporate profitability। तो अडानी ग्रुप बैठ के क्या करेगा? उनके नीचे के जितने बिजनेस हैं उन एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाई, उन पर स्प्रेड कर दी। उसके बाद देखेगा कि कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करनी है। जैसे एक कंपनी के पास पैसे की शॉर्टेज है, पैसा भेजो। एक पे मैन पावर की शॉर्टेज है, मैन पावर भेजो। एक पे स्किल्ड बंदे की जरूरत है, तो स्किल्ड बंदा एक दूसरी कंपनी का सीईओ, अपने ग्रुप की सीईओ उठाकर दूसरे ग्रुप में ही भेजा जा सकता है, अगर लगता है कि वहां पर इसकी नीड होगी तो ये इस तरीके से काम करेंगे। और पूरे के पूरे अडानी ग्रुप का एक पोर्टफोलियो सेट हो गया। तो अडानी ग्रुप पे जो भी भरोसा करेगा, उसके शेयर होल्डर्स भरोसा करने वाले, उन्हें फायदा होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं। However, it is not their specific responsibility to develop a strategy for competing in individual business areas। तो जो इंडिविजुअल बिजनेस एरिया है, जैसे कि पोर्ट का बिजनेस है, तो पोर्ट के बिजनेस में कंपटीशन कैसे करना है, ये अडानी साहब का काम नहीं है। वो जो पोर्ट का सीईओ है बिजनेस लेवल, वो देखेगा। अब मान लीजिए पावर जनरेशन का काम है, तो जो पावर प्लांट का पावर जनरेशन का सीईओ है, उसका काम है कि पावर की लाइन में आप कंपटीशन करो। हमारा काम है बड़ी स्ट्रेटजी बनाना। ये नीचे कंपटीशन करना अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने कॉम्पिटिटर से, वो बिजनेस लेवल का काम है, वो ये नहीं करेंगे। ठीक है। सच एज फाइनेंशियल सर्विस, the development of such strategy is the responsibility of those in charge of different business called as business level manager। तो इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बिजनेस लेवल मैनेजर स्ट्रेटजी बनाएंगे। इन सिंपल वर्ड, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल व्यू ऑफ स्ट्रेटजी and what they want to achieve, but it is on the business level manager to ensure that their particular business, the one they are responsible for। तो in short, corporate level management पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा, रिसोर्स एलोकेट करेगा, और डाइवेस्ट करना, इन नई कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो कोई भी कंपनी खरीदनी है, पुरानी मर्ज करनी है, जॉइंट वेंचर करना है, ये सारे डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट लेवल के रहेंगे। शेयर होल्डर्स के लिए कॉर्पोरेट लेवल जिम्मेदार रहेगा। कॉर्पोरेट लेवल की जिम्मेदारी है कि ओवरऑल उसके इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। बिजनेस लेवल की जिम्मेदारी है कि जो इंडिविजुअल बिजनेस की उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिशन करे, वहां पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले और अपने माल को ज्यादा से ज्यादा बेचे और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा काम करे। फंक्शन लेवल की जिम्मेदारी इंप्लीमेंटेशन रहेगी। आ जाइए बिजनेस लेवल। एज वी नाउ नो, अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU, self contained division that provides a product or service for a particular market। The principal general manager at the business level or the business level manager is the head of division। तो SBU का head business level manager होगा। The strategic role of these manager is to translate the general statement। जनरल स्टेटमेंट का मतलब होता है बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, कॉर्पोरेट लेवल ने पूरे कॉमन स्ट्रेटजी बनाई है, उसे हम कहते हैं जनरल स्टेटमेंट। The strategic role of these manager, business level का काम, is to translate the general statement of direction and intent that comes from corporate level into concrete strategy for individual business। तो टॉप लेवल ने कह दिया हाई क्वालिटी हमारी कंपनी का स्ट्रेटजी है जी, हाई क्वालिटी चीज देंगे, ठीक है। अब TCS का काम है वो हाई क्वालिटी सर्विस दे। अब टाटा मोटर्स का काम है वो हाई क्वालिटी ऑटोमोबाइल दे, जो भी गाड़ियां देनी है या फिर जो भी ट्रक वगैरह देने हैं। टाटा स्टील का काम है उसके मैनेजर का कि वो हाई क्वालिटी स्टील दे। तो कॉर्पोरेट लेवल से जो भी जनरल डायरेक्शंस आए हैं, जो उनकी इंटेंट हमें पता चलिए, हमें वो स्ट्रेटजी अपने बिजनेस में डेवलप करनी है। तो इंडिविजुअल बिजनेस में डेवलप करेंगे, ये बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का काम रहेगा। 10, whereas corporate level manager are concerned with strategy that span individual businesses of organization, business level managers are concerned with strategy that are specific to a particular business। ठीक है, ओके जी। फंक्शन लेवल,
फंक्शन लेवल का काम सिर्फ ऊपर से आई हुई स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है और इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, क्योंकि ये कस्टमर के सबसे करीब होते हैं। ये स्ट्रेटजी के आइडिया भी देते हैं, जो अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस लेवल चाहे तो उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। फंक्शनल लेवल मैनेजर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। तो बिजनेस फंक्शन क्या है? जैसे कोई फाइनेंस देख रहा है तो आपकी फाइनेंस की जिम्मेदारी है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट देख रहे हो तो उसे देखिए। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट देख रहे हो तो एम्प्लॉयज की भर्ती करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जो फंक्शन लेवल मैनेजर होता है वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ऑपरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन। तो जो भी फंक्शन, वो कंपनी के अंडर में कोई फंक्शन आ रहा है या एक डिवीजन के अंडर में फंक्शन आ रहा है। कंपनी के अंडर में फंक्शन कब आएगा? एक कंपनी के सीधे अंडर में फंक्शन कब आएगा? वो फंक्शन तब आएगा जब आप छोटा बिजनेस हो, कंपनी के बाद सीधे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। और एक डिवीजन के अंडर में कब आएगा? डिवीजन के अंडर में तब आएगा जब आप बड़ा बिजनेस होंगे। तो पूरा ग्रुप, फिर आपकी डिविजनल यूनिट, उसके नीचे फंक्शन आएंगे। तो ये लाइन ये बताती है दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और इट वन ऑफ इट्स डिवीजन। Thus, a functional manager sphere यानी area of responsibility is generally confined to one organization activity या one organization operation only. Whereas general manager oversee the operation. जनरल मैनेजर जो बिजनेस लेवल मैनेजर है, ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल कंपनी। होल कंपनी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की गई है। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी अलग है। कंपनी एसबीयू है, वो टीसीएस है, टीसीएस कंपनी है। ऑर्गेनाइजेशन पूरा ग्रुप है। तो जो हमारे पास फंक्शन लेवल मैनेजर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक एक्टिविटी तक, एक ऑपरेशन तक है। वेयर एज जनरल मैनेजर, यहां पर बात की जा रही है बिजनेस लेवल मैनेजर की, ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल कंपनी और डिवीजन, वो पूरी कंपनी और डिवीजन को देखता है। ऑल दो दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल मैनेजर नेवरदलेस हैव अ मेजर स्ट्रेटजिक रोल। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर बहुत छोटे से काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फिर भी उनका रोल मेजर है। मेजर स्ट्रेटजिक रोल टू डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या होती है? बेसिकली फंक्शनल स्ट्रेटजी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल को लिया गया है। बाकी मैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। जैसे फंक्शनल लेवल में आ गया कि कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट है या स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो आरओएल सेट करना, सारे स्टॉक लेवल, आरओएल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, आरओक्यू, ईओक्यू, ये सब सेट करना इस फंक्शनल मैनेजर का काम है। तो फंक्शनल मैनेजर का काम एक बहुत छोटा सा होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स वाला है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है कि लेबर टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा ना हो। अब फाइनेंस मैनेजर की बात की जाए तो फाइनेंस मैनेजर का काम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम रहे, एनपीवी पॉजिटिव रहे। ये सब इनके फंक्शनल मैनेजर्स के काम होते हैं। तो इसको यहां नहीं रखा गया, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल को रखा गया है। रीजन में फिर से आपको बताता हूं, ये सब्जेक्ट कोर्स में किस लिए आया? क्योंकि सीए को हमें पढ़ाना था बाकी पूरा का पूरा बिजनेस, जो उसको नहीं पता था पहले, जो वो पहले पढ़ के नहीं जाता था, सीखता था कॉर्पोरेट में जाकर। तो ये फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन से, ये सब तो आपको आता है, तो फंक्शनल लेवल को गायब कर दिया सीधा। Major strategic role to develop functional strategy in their area that help fulfill the strategic objectives set by business and corporate level management। तो ये क्या करता है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करता है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बनाकर, छोटी छोटी स्ट्रेटजी बनाकर, जिससे बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल ने जो इसको जिम्मेदारी दी थी वो फुलफिल कर सके। फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है भाई? ऊपर फंक्शनल मैनेजर पहुंचाता है। फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन that makes it possible for business and corporate level manager to formulate realistic and attainable strategies। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर कस्टमर के टच में रहता है, वो आपको बताता है, इंफॉर्मेशन भेजता है नीचे क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, जिससे आप जो बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल वाले हैं वो रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटजीज को बना पाओ। अटेनेबल यानी जिसको एक्चुअल में अचीव किया जा सकता है। ऐसी स्ट्रेटजी ना बना दो, कोई ऐसे गोल ना बना दो जो मिलने ही नहीं है। Indeed, because they are closer to customer than the typical general manager। तो ये क्लोज है, उसके लिए कहानी बताई गई है। फंक्शनल मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फंक्शनल मैनेजर देमसेल्फ में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज, वो खुद इंपॉर्टेंट आइडियाज निकाल लेते हैं। दैट सब्सिक्वेंटली में बिकम मेजर स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी, जो कंपनी के लिए मेजर स्ट्रेटजी बन सकती है। दस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल मैनेजर टू लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ देयर फंक्शनल मैनेजर। तो अब जैसे एक एमसीक्यू आ गया
क्या जनरल मैनेजर को, वेदर जनरल मैनेजर शुड लिसन फंक्शनल मैनेजर आइडिया और नोट? तो आंसर इज बिल्कुल केयरफुली सुनो भाई, उसी की बताई हुई बातों से आगे स्ट्रेटजी डिजाइन हो सकती है। एन इक्वली ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स एट द ऑपरेशनल लेवल इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। ओवरऑल बात लास्ट में है, द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान। जो भी कॉर्पोरेट लेवल के और बिजनेस लेवल के प्लान है वो फंक्शनल लेवल मैनेजर ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लो डिजाइन बदलना था तो वो तो डिजाइन डिपार्टमेंट ही बदलेगा ना। मान लो कॉस्ट कटिंग करनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम करेगा ना, तो ऊपर से बता दिया जाएगा कॉस्ट कम करो, क्वालिटी अच्छी रखो, तो क्वालिटी अच्छी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखेगा ना। तो ये फंक्शनल लेवल जो है वो बिजनेस लेवल और कॉर्पोरेट लेवल के प्लान्स को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है वो देखते हैं, विच इज बेटर, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच? टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या बेटर है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है जो कॉर्पोरेट लेवल है उसने एक डिसीजन फाइनल कर दिया, अब नीचे तक सबको वही मानना है, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि फंक्शनल लेवल से सुनकर डिविजनल लेवल पर गई है और डिविजनल लेवल से ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पे चली गई है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी अप्रोच बेटर है, तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं, किसी नए बिजनेस में आप एंटर हुए हैं, तो नए बिजनेस के अंदर बॉटम अप्रोच अच्छी रहेगी क्योंकि नीचे से आपके पास सारे इनपुट आते रहेंगे। और अगर आप एक बहुत पुराने चलते हुए बिजनेस में हैं तो आप टॉप डाउन अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो। दोनों अप्रोच टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पर बेटर रहती हैं। अब सर होमवर्क क्या है आज के लिए, बताते हैं बिल्कुल होमवर्क क्या है। देखो हमने स्ट्रेटजिक लेवल्स देख लिए, हमें पूरा क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ये जो स्ट्रेटजिक लेवल्स हैं इनको सिर्फ रीड करना है प्रॉपर वे में, एक एक लाइन जहां पर जो भी लिखा हुआ है। और ये ब्लू लाइन जो ये हाईलाइटेड है ये कैसे काम करेंगी, ये लास्ट में रिवीजन में काम करेंगी। लास्ट में रिवीजन में देखो कैसे काम करेंगी, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। जैसे स्ट्रेटजिक लेवल्स की बात हुई, आप देखेंगे सिर्फ एग्जाम्पल उठाया और कुछ नहीं, सीधे यहां से स्टार्टिंग हुई। तो स्ट्रेटजिक लेवल में कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शन 3 लेवल है। इसके बाद में यहां पर स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट के बारे में, अ कंपनी, इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रोडक्ट लाइन ओनली, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट इसको कहते हैं। ये देखिए 4 लाइन में पूरा काम खत्म। अब जरा ये देखिए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ कैन बी व्यूड एट गार्डन ऑफ द शेयर होल्डर वेलफेयर। उसके बाद में एग्जाम्पल में यहां पर आ गया, इतनी लाइनों से आपको पूरी की पूरी कहानी याद आ जाएगी। इसके बाद में यहां पर ये देखिए, इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर कॉम्पिटिंग इन द इंडिविजुअल एरिया, corporate level manager provides an organization level view of strategy and what they want to achieve। बिजनेस लेवल के अंदर ब्लू आ गया। इस तरीके से जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे ना, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये आपके एक एक पेज को एक एक मिनट में पूरा रिवाइज करवा देंगे। बहरहाल आज का होमवर्क बिल्कुल क्लियर है कि आपको स्ट्रेटजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन रीड करके आने, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।